अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफ़ियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो जो आज हम नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नावल है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक कज़न मैरिज बेस्ड नावल है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नावल है, किडनैपिंग बेस्ड है, एज डिफरेंस बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है। बहुत ही मज़े की कहानी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। बाहर शाम की स्याही धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रूहा कसलमंदी से बेड पर आंखें बंद किए पड़ी थी। उसे ये खामोशी बहुत भली लग रही थी, क्योंकि इस घर में खामोशी शाज़ो नादर ही होती थी। इस घर में हर वक्त कहके गूंजते थे बहुत सारा प्यार, रिश्ते, नाते, अपनों का साथ, एक मुकम्मल घर का सुकून, सब कुछ था यहाँ। एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले लोग, लेकिन उसके साथ ही हर घर में जैसे कुछ लोग अपने अंदर जहर भरे होते हैं, ऐसे ही कुछ सांप हर वक्त डसने को तैयार रहते हैं। रूहा आंखें मूंदे इस सुकून को महसूस करना चाहती थी। तभी खामोशी को चीरती हुई अम्मा बी की तेज़ आवाज़ आई थी। साथ ही उनकी छड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी करीब आ रही थी। रूहा झट से बिस्तर से निकली और दुपट्टा अच्छी तरह लिपेट कर बाहर निकल आई थी। अरे बेटा, आज खूब सोई हो तुम, मैं कब से तुम्हारा नीचे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी अम्मा भी, बस आंख लग गई थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो लजाजत से बोलें। आप ऊपर क्यों आई? बेटा जैन कब का आ चुका है, तुम्हें पता है आज मुलाजमा भी कोई नहीं घर में, वो बेचारा भूखा बैठा है। चले अम्मा चलें फिर। वो उन्हें शानों से थामते हुए आगे बढ़ी थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने ही वो जाने दुश्मन अपनी तमाम तर वजाहत के साथ मौजूद था। ब्लैक कलर के ढीले ढाले शलवार कमीज़ में मलबूस, हाथ में रिमोट उठाए कोई बिजनेस प्रोग्राम देख रहा था। रूहा ने करीब आकर उसे सलाम किया था, जिसका उसने बगैर देखे जवाब दिया। रूहा किचन की तरफ बढ़ गई। खाना टेबल पर लगाकर उसे इतला दी तो वह हाथ से रिमोट छोड़कर किचन में चला आया। साथ ही अम्मा बी को खाने की दावत देना नहीं भूला था। अम्मा बी ने नफ़ी में सिर हिलाया और नमाज के लिए उठ गई थी। उसने हाथ धोकर खाना शुरू किया और एक बार भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा। वो थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुड़कर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया था। वो चाय का पानी चढ़ाकर ख्यालों में कहीं और ही पहुंच गई। होश में तब आई जब किसी का धक्का लगा। जल्दी से गर्म पैन को हाथ लगाना चाहा, लेकिन दरमियान में ही जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो, होश में हो? हाथ जल जाता तुम्हारा अभी। वो उसे खुशमगीन नजरों से घूर रहा था। रूहा ने नजरें झुका ली। उसका हाथ अभी भी जैन के हाथ में था। रूहा ने अपना हाथ खींचा तो उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। चाय मेरे कमरे में दे जाना, वो हुक्म सुनाकर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। घर में सब लोग काड़ा शादी पर गए हुए थे। अम्मा भी नगीना हसन, हसन अहमद की बेवा हैं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा हैदर हसन, जिसकी बीवी फारिया बहुत सुलझी हुई खातून है। उनका एक बेटा जैन वलीद है, जो अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया है। उनसे छोटे वकास हसन है, जिनकी बीवी सबीहा तेज़ मिजाज की हैं। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जोया, रोहा और यावर, जो कि माँ का परतू हैं। सबसे छोटे हमाद हसन है, उनकी बीवी जोइला बहुत अच्छी और धीमे मिजाज की हैं। उनके 1 बेटा और 1 बेटी मरियम थी। सबसे छोटी उनकी लाडली बेटी दरिया थी, जो बहुत नाजो नाम से पली थी। उसने अपनी पसंद से कमाल अहमद से शादी की और शादी के सिर्फ एक साल बाद कुछ दिनों की रूहा को छोड़कर एक एक्सीडेंट में इस दारे फ़ानी से कूच कर गई और रूहा को अम्मा बी ने अपनी आगोश में भर लिया था। रूहा सबकी लाडली थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी उसकी खूबसूरती की वजह से वो कुछ लोगों की नज़रों में खटकने लगी थी। वो चाय लेकर कमरे में गई तो वो बेड पर कोई फ़ाइल खोले इसमें इन हमाक से मसरूफ़ था। वो चाय रख कर मुड़ी तो उसने पुकार लिया। मुड़कर देखा, जो सर उठाए उससे ही देख रहा था। उसने सामने रखे अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए रूहा को देने के लिए कहा। रूहा कोट लेकर उसके हाथ में दिया तो उसने कोट की पॉकेट से नोटों की गद्दी रूहा की तरफ बढ़ाई थी। अम्मा बी ने बताया था तुमने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी है, ये अम्मा बी को दे देना और अपनी फ़ीस स्लिप मुझे दे देना। रूहा ने इस बात में सर हिलाया और रूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। उसके बाहर निकलते जैन हैदर ने बेड के साथ टेक लगा लिया और साथ ही सिगरेट भी सुलगा लिया था और दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहाँ से वो भी निकल के गई थी। जैन हैदर ने जब से होश संभाला उसे अम्मा बी से एक ही बात सुनता आया था कि उसे रोहा का ख्याल रखना है, जैसे उसकी पुप्पो दरिया बचपन में उसका ख्याल रखती थी। उसे दरिया पुप्पो की थोड़ी थोड़ी याद आती थी। वो रोहा से पूरे 10 साल बड़ा था। वो बगैर कुछ कहे उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। वो जब भी उसे छुप छुप कर देखती थी वो जानता था, लेकिन जैन के देखने पर वो नजरें फेर लेती। वो जानता था वो उसके लिए दिल में अलग जज्बात रखती है, लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी थी, दूसरा वो भी पढ़ रही थी। लेकिन वो उसके लिए एक साइबान की तरह था। हर जगह बगैर उसको पता चले उसकी ढाल बन जाता। जब भी किसी को उसकी किसी बात पर गुस्सा होता या कोई उल्टा काम हो जाता तो वो कुछ ना कुछ करके उसे बचा लेता।
रात गए, सब लोग लौट आए थे। रूहा जल्दी सो गई थी। सुबह उठी, सारे घर पर सन्नाटे का राज था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से सब मर्द भी सो रहे थे। वो किचन में अम्मा भी के लिए चाय बना रही थी, तभी जैन ने दरवाजे से हाँक लगाई, एक कप मेरे लिए भी। रूहा ने मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। वो चाय लेकर अम्मा भी के कमरे में आई तो वो उनके साथ बातों में मशगूल था। इन दोनों को चाय के कप थमाकर वो अलमारी में से अम्मा भी और अपने कपड़े निकालने लगी थी। अम्मा भी अपने पसंदीदा टॉपिक पर पहुंच चुकी थी और वो था जैन हैदर की शादी। और वो था कि ये बात सुनते ही हत्थे से उखड़ जाता। इस वक्त अम्मा भी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। रूहा की एक सांस आ रही थी तो एक जा रही थी। आखिर कब करोगे तुम शादी? पूरे 30 साल के हो गए हो तुम। वो भी बजिद था कि बस अभी शादी नहीं करनी। बेटा अगर कोई पसंद है तो बता दो। अम्मा भी पसंद तो है, लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा। रूहा अब मजीद नहीं सुन सकती थी, इसलिए कमरे से बाहर निकल आई। अच्छा, तो जैन हैदर आपने किसी को पसंद कर लिया है? वो अपने हाथों की लकीरों में उलझ गई। ये तो जानती हूँ आप मेरे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी एक दर्दनाक लम्हा होगा जब आपको किसी और का होता हुआ देखूंगी। रूहा ने हमेशा से ही जैन हैदर को अपने खौल में बंद पाया। कुछ मखसूस लोग थे जिनके साथ वो फ्रैंक था। उन लोगों में अम्मा भी, हमाद हसन और फारिया शामिल हैं। रूहा को पहले पहल वो बहुत ही खड़ूस लगता था और इस बात का जिक्र वो खुल्लम खुल्ला अम्मा भी से करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अम्मा भी उसके नादिर ख्यालात मनोवन जैन हैदर के गोश गुजार करती थी। उसकी सोच के मुताबिक खड़ूस, ज़िद्दी और खुद पसंद था वो, लेकिन दिल पर उसका इख्तियार नहीं था। 2 साल पहले तक वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर जब उसने यूनी में एडमिशन लिया तब अपने शौक़ की तकमील के लिए जैन हैदर भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। यूनी के पहले दिन अम्मा भी के कहने के बावजूद वो उसे अपने साथ यूनी नहीं लेकर गया। उसे बहुत ताव आया। बातचीत तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब रूहा ने सोच लिया था कि वो अब उससे किसी किस्म की मदद नहीं लेगी। सारे रास्ते उसके रवैये को लेकर बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो यूनी पहुंची तो अपनी सोचों में उलझती वो सीनियर्स के हत्थे चढ़ गई थी, जो उसे एक बड़े हॉल में ले आए जहां इस जैसे और भी बहुत सारे फ्रेशनर्स मौजूद थे। तमाम फ्रेशर्स को फजूल किस्म के काम करने के लिए दिए गए थे। जब रूहा की बारी आई तो उसे गाना सुनाने के लिए बोला गया। वो कांपती टांगों और लरसते दिल के साथ स्टेज पर पहुंची तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर उसका दिल कांप कर रह गया। उससे अपने आप को कोसा कि वो कौन सी मनहूस कड़ी थी जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रेफ़र किया था। उसे याद आया कि जैन ने उसके इस फैसले की खूब मुखालफत की थी। अम्मा भी जैन की हामी थी, लेकिन रूहा ने वलीद मामू और फारिया मामी को अपना वकील बना लिया, जिसके आगे जैन वलीद की भी नहीं चलती थी। लेकिन इस वक्त वो पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने हिम्मत करके माइक पकड़ा, लेकिन वो जूँ ही स्टार्ट करने की कोशिश करती तो सब हूटिंग शुरू कर देते। 2-3 बार की कोशिश के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। उसी पल हॉल का दरवाज़ा धकेलता हुआ जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए खामोश हुए थे। चलिए सब लोग यहाँ से। लेकिन एक ग्रुप के लड़के जैन के पीछे पड़ गए थे। नहीं सर, हम सबके साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। बस आज के दिन की बात है, हमें भी तो अपना बदला लेना है। और इन लोगों ने उसे भी साथ बिठा लिया था। तभी जैन की नज़र स्टेज पर खड़ी रूहा पर पड़ी थी। उसकी आंखों में शनासाई की रकम देखते ही रूहा ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वह उसे नज़रअंदाज करता हुआ नशीस्त संभाल चुका था। और फिर सब स्टूडेंट्स की हूटिंग और शोर में उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। रूहा की आंखों में आंसुओं की चमक देकर जैन स्टेज पर चढ़ाया और सबको सख्ती से मना किया कि अब किसी की आवाज़ आए, और स्टेज पर उसके बराबर खड़ा हो गया। और फिर हॉल की खामोशी में रूहा की सुरीली आवाज़ गूंजी थी। दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ओ आसमां को मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना। हॉल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वो आंखें मूंदे बहुत जज्ब के आलम में गा रही थी, और इसी लम्हे उस पर इदराक हुआ कि वो पूर उस शख्स के प्यार में डूब चुकी है और आज यहाँ उसका मोस्ट फेवरेट गाना गा रही थी, जो अक्सर घर में होने वाले फंक्शंस पर गिटार पर गाता था। रूहा की आवाज़ उसके जितनी सुरीली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। जब उसने गाना मुकम्मल किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा था। उसने आंखें खोलकर जो उसे तलाशना चाहा तो वहाँ मौजूद नहीं था। ब्लू जीन्स पर वाइट कलर का टॉप पहने, दुपट्टे को गले में मुफरल की तरह लपेटे, शानों तक आते घुंघरियाले बाल, बड़ी रोशन और चमकदार आंखें, रूहा कमाल एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। पहली बार देखने वाला कुछ पल के लिए मस्मराइज हो जाता था, और उसकी यूनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि प्रोफेसर जैन हैदर अपना दिल रूहा कमाल पर हार बैठे हैं। और फिर जैन ने अपने शौक़ का गला घोंटा और उसके बारे में हो रही 6 मूगियाँ अपनी मौत आप मारी गई जब जैन ने उसी हफ्ते रिज़ाइन देकर अपना ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन रूहा कमाल की ज़िंदगी बस इसी एक पल में मुकीद होकर रह गई, और वो ख़ुद भी इस कैद खाने में बहुत खुश थी। ये मीठा मीठा दर्द उसके अंदर बहुत अनोखा सा एहसास जगा गया था, जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहती थी।
रास्ते का अंधेरा और वीरानी उसे अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी और वैसे ही गमगीर खामोशी इन दोनों के दरमियान छाई हुई थी। उसके दिल से ख्वाहिश थी कि साथ बैठा इंसान उससे कोई सवाल जवाब ना करे, वरना उसकी आंखों में छुपा दर्द इस लम्हे सारे राज अफशा कर सकता था। तुम परेशान हो? नहीं, उसने एक लफ्ज़ जवाब कैसे दिया था ये वही जानती थी। आज ही उसे पता चला था कि जैन हैदर का रिश्ता बचपन से ही उसकी मामू की बेटी रोमा साद अली से तय पाया हुआ था। साद अली ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे और अगले माह वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे ताकि अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो सकें। आगाही बड़ी जालिम चीज़ होती है। जब तक वो इस बात से बेखबर थी वो पुरसुकून थी। रात को सोने से पहले उसके संग खुश ख्वाब बुन लेती थी, लेकिन अब वो इन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच लेना चाहती थी, क्योंकि बाद में उनसे दस्तबरदार होना मुश्किल हो जाता और वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। और अपनी ये तकलीफ़ शेयर करने के लिए ही वो अपना अजीज़ुज्जान दोस्त नूरी के घर आई थी। उसे अम्मा बी को वापसी के लिए ड्राइवर को भेजने के लिए बोला था, लेकिन जब वो बाहर आई तो दोनों बाजू सीने पर बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर बगैर सलामो दुआ के उसने ड्राइविंग सीट संभाली थी। वो भी नूरी को खुदा हाफिज करती गाड़ी में बैठ गई। वो सुस्त रवि से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा लगाकर वो घर पहुंचे थे। पता है तकलीफ़ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। इस वक्त नाश्ते पर सभी मौजूद थे, लेकिन रूहा नहीं थी। हैदर हसन के पूछने पर फारिया बेगम ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको रात से बुखार है, कुछ कमज़ोरी और नकाहत भी महसूस हो रही है, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए ना। डॉक्टर के पास गई है वो? हैदर ने तशवीश से इस्तफसार किया था। नहीं, अभी उसको नाश्ते में कुछ खिला पिला कर फिर लेकर जाती हूँ। सही है यावर, अब अपनी ताई के साथ रूहा को हॉस्पिटल लेकर जाना। जी तायाबू। जैन हैदर ने नाश्ते से हाथ खींच लिया और अम्मा भी के कमरे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ वो होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। अम्मा भी उसके सुरहाने बैठी आयात पढ़कर उस पर फूंक रही थी। जैन ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी को छुआ, फिर उसकी नब्ज़ चेक की और फिक्रमंदी से 2 उंगलियों से अपनी पेशानी मसली थी। उसने मेडिसिन बॉक्स से 2 पेन किलर्स लिए और ग्लास में पानी डालकर उसे सहारा देकर उठाया और गोली उसके मुंह में डालकर ग्लास उसके लबों से लगा दिया था। उसने कुछ इस तरह से उसे सहारा दिया हुआ था कि रोहा की पुश्त उसके सीने से लगी थी और दरवाजे से अंदर दाखिल होती फारिया बेगम से ये मंजर छुपा ना रह सका था और उनकी आंखों में नागवारी छा गई थी और उन्होंने जैन को ज़ेर नज़रों से देखा था, जबकि जैन उन्हें इग्नोर करता हुआ उसको वापस लिटाकर अच्छी तरह से कंबल रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जैन जो ही अपने कमरे में पहुंचा, साथ ही फारिया भी पहुंच गई थी। जैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए माँ, मैं सुन रहा हूँ। अगले माह तुम्हारे मामू पाकिस्तान आ रहे हैं। जी अच्छी बात है, वो अपने काम में मसरूफ़ बोला। रोमा भी आ रही है उनके साथ। अब की बार उनकी आवाज़ धीमी थी। जैन झटके से माँ की तरफ मुड़ा। मैं अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। वो पूरे 22 साल की हो चुकी है। भैया मुझे हर साल ये बात बावर करवाते हैं कि रोमा मेरी अमानत है। अब मैं उन्हें कैसे कह दूँ कि वो अपनी बेटी को कहीं और ब्याह दें? ये सोचना आपका काम है। जैन, मैं रोहा को भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। उन्होंने तड़प का आखिरी पत्ता फेंका था। माँ, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है तो ये फ़ैसला भी मेरा होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन शामिल होगा। अब की बार वो नरमी से माँ को समझा रहा था। जहाँ उस लड़की की बात आती थी वो ऐसे ही नरम पड़ जाता था। तभी डोर नॉक करके दारैन अंदर दाखिल हुआ। भाई, तायाबू बुला रहे हैं आपको। जी मैं आया बस। वो अपना बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता हुआ माँ के पास आया था। नरमी से उन्हें अपने साथ लगाया, उनके सर का बूसा लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। तभी यावर दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दब से अंदाज में बोला, ताई जी गाड़ी तैयार है, चलें? नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ ऑफिस। ओके। वो आज काफ़ी दिनों के बाद यूँ नहीं आई थी। तुम्हें क्या हुआ है? यमुना रोहा की दोस्त सुबह से उसे नोट कर रही थी। रोहा की आंखों में टूटे कांच की सी चुभन थी और आंखें चुके की गुमास थीं। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में मौजूद थी। यमुना ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा तो रोहा का जब्त का बंधन टूट गया और आंसू पलकों की बाड़ पर इकट्ठा होने लगे, जिन्हें रोकने की कोशिश में रोहा ने निचला लब सख्ती से दांतों तले दाब लिया। बिखरी बिखरी रोहा ने यमुना को परेशान कर दिया था। प्लीज़ रोहा बताओ क्या हुआ है? कैंटीन में इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स थे। वो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। रोहा अपने आंसू पहुँचती खड़ी हो गई थी। यमुना, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। रोहा खुद तरसी का शिकार हो रही थी। यमुना हैरानी से उसे जाता देखते रह गई, फिर वो तेज़ी से उसके पीछे लपकी। वो हमेशा से हर बात उससे शेयर करती थी। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि यमुना ने उसे पुकारा। रोहा उसकी पुकार अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आंसू उसकी आंखों से अभी तक जारी थे। वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंची तो यमुना ने उसकी राह रोक ली थी और उसका बाजू थाम कर लाइब्रेरी के निस्बतन पुरसुकून गोशे में ले गई थी। बोलो अब। और वो उसे सब कुछ बताती चली गई। यमुना ने उसे जांचती नज़रों से देखा। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तो मैं ऐसे ख्वाब देखना छोड़ देती, यमुना ने कतियत से कहा था।
रूहा ने उसे हैरानगी से देखा। हमारी इज्जत और अना सबसे पहले होनी चाहिए। तुमने खुद बताया है कि वो तुम्हें घास भी नहीं डालता, तो तुम क्यों खुद को ऐसे शख्स के पीछे बर्बाद कर रही हो? मोहब्बत का दम तो तब भरते हैं जब दूसरा भी आपको चाहे। लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो जो एक तरफा मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ जाओ? यमुना उसकी मुखलिस और दरीना दोस्त थी। वो बुत बनी बैठी यमुना की बातें सुनती रही और फिर एक झटके से उठी और लंबे लंबे डग बढ़ती लाइब्रेरी से निकलती चली गई थी। यमुना की बातों का ही असर था कि वो इस वक्त सबके साथ खाना खा रही थी। जैन हैदर मामूल के मुताबिक सबसे आखिर में तशरीफ़ लाया और रोहा के बराबर मौजूद कुर्सी संभाली थी। खाने की मेज़ पर इस वक्त कमोबेश 15 अफराद मौजूद थे। सबकी नज़रें एक बारगी जैन की तरफ उठी थीं, क्योंकि वो हमेशा अपने मखसूस कुर्सी पर बैठता था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी चेयर पर कोई नहीं बैठता था, लेकिन आज बेदहानी में रूहा को खबर ही ना हुई कि वो जैन की चेयर संभाल चुकी है। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने जल्दी से वो कुर्सी छोड़ी, लेकिन इतनी ही तेज़ी से जैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। सबके लिए ये हैरत का एक और झटका था। फारिया बेगम आंखों में चिंगारियां भरे उसे देख रही थी, और यही लम्हा था जब रूहा ने अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया था। वो इतने मोहब्बत करने वाले लोगों की आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकती थी। आज सुबह से रूहा, जोया और रवीहा किचन में मसरूफ़ थीं। रवीहा को देखने कुछ लोग आ रहे थे। लड़का हैदर हसन का बिजनेस पार्टनर का बेटा था। फैमिली फ्रेंड्स होने की वजह से लड़के से सभी वाकिफ़ थे। उस्मान बहुत सुलझा हुआ लड़का था। रिश्ता तो पक्का था, बस फॉर्मेलिटी के लिए आज वो लोग खाने पर मद्दू थे। बन्नो रे बन्नो, मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़दानी ले गई। दरैन किचन में दाखिल हुआ और फुल वॉल्यूम में गाना गुनगुनाते हुए रवीहा के तरफ में चक्कर लगाने लगा था। रवीहा ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए दुपट्टे का कोना मुंह में दाब लिया। यार रवीहा, तुम तो जा रही हो, लेकिन ये जो बाकी पीस रह गए हैं ये कब ससुराल सुधारेंगे, जो हमारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा? क्या? तीनों ने एक बेक होकर कहा था। हमने कौन सा तुम्हारे बिस्तर पर कांटे बिछाए हुए हैं? वो तीनों उसकी तरफ बढ़ी। रवीहा के हाथ में छुरी थी, जबकि रूहा ने हाथ में चमचा उठाया हुआ था। दरैन ने किचन से भागना ही मुनासिब समझा था। वो आगे आगे भाग रहा था, जबकि रवीहा और रूहा उसके पीछे भाग रही थी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा तो रवीहा तो पीछे रह गई थी, लेकिन रूहा दरवाजे से अंदर आते जैन के सीने से जा टकराई। पीछे दरैन की दबी दबी हंसी गूंजी तो रूहा तेज़ी से पीछे हुई थी, जबकि जैन ने उसके गुलाल होते चेहरे को बहुत दिलचस्पी से देखा था। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज गहरे बादलों की आगोश में सो रहा था। तेज़ बारिश में बरसती बूंदों में सबके कदमों की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली तो सामने ही वो इत्मीनान से गाड़ी के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे और उसके चेहरे पर एक सिलवट भी ना थी। वो बारिश को भी इंजॉय कर रहा था। रोहा के कदम सुस्त हुए वो धीमी चाल चलती उसके करीब आई। उसने उसकी तरफ एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली और चेहरे पर हाथ से बारिश की बूंदें साफ की और सर पर हाथ फेर कर बाल ठीक किए और फ्रंट सीट संभाली थी। रोहा ने भी उसकी तकलीद में सीट संभाली और जैन हैदर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा ली थी। रोहा ने एक नज़र अपने बराबर बैठे शख्स पर डाली। दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए टकराईं और दोनों ने ही नज़रों का जाविया बदल लिया। रोहा बाहर नज़र आते मुनाजिर पर तवज्जो मबजूल कर ली। जैन वक्तन फ़वक्तन एक नज़र उस पर डाल देता था, लेकिन वो पूरी तवज्जो से बाहर भागते दौड़ते मुनासिर में खोई हुई थी। होश तब आई जब गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वो गाड़ी से उतरी तो सामने ही एक बेहद गोरी रंगत की खूबसूरत नकूश वाली लड़की टाइट जीन्स पर शॉर्ट सी खुले गले वाली ब्लैक शर्ट पहने बारिश में भीग गई थी। रोहा ने जल्दी से जैन की तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं था। उस लड़की की जूं ही नज़र उन पर पड़ी, वो भागकर उन तक पहुंची और जैन के गले से आकर झूल गई थी। जैन की नज़रें गैर इरादी तौर पर रोहा की तरफ उठी, जो कि उनकी तरफ ही देख रही थी, और अंदर की तरफ बढ़ गई। जैन ने दरजीदा नज़रों से उसे जाते देखा और दरिश्ते से रोमा को खुद से अलग किया, लेकिन बहुत ही ढीठ लड़की थी, उसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था और वो उसका बाजू थामे अंदर की तरफ बढ़ी। वो अपनी किताबें बुक शेल्फ पर सेट करने में मसरूफ़ थी। मामी, एक बात पूछूं? उसने सोफ़े पर बैठी जोइला से मुखातिब होते हुए पूछा। हाँ बेटा, उन्होंने चाय के सिप लेते हुए जवाब दिया। क्या मम्मा और पापा की लव मैरिज थी? उसने किताब को कपड़े से साफ़ करते हुए पूछा। ये तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही आज रोमा और सबीहा मामी बातें कर रही थी मम्मा और बाबा के मुतल्लिक, तो इसलिए पूछ लिया। क्या बातें कर रही थी? उन्होंने जांचती नज़रों से उसे देखा। कुछ नहीं, बस आम सी बात थी। वो असल बात छुपा गई कि सबीहा मामी रोमा को ख़बरदार कर रही थी कि वो जैन को जितना मुमकिन हो सके रूहा से दूर रखे, क्योंकि ये है तो माँ की ही बेटी ना। रूहा को गहरी सोच में गुम देखकर जोइला को भी कोई बात याद आ गई थी और वो उठकर चली गई थी। असल बात कहीं दरमियान में ही रह गई थी। सब यंग पार्टी इस वक्त एक जगह पर इकट्ठी थी। सब मिलकर रवीहा का रिकॉर्ड लगा रहे थे, जिसकी अगले माह शादी तय पाई थी, और फिर सब जैन के सर हो गए थे। रोहा जो चुपचाप सोफे पर बैठी थी, जैन हैदर उसके बराबर उसके बेहद करीब बैठ गया, जिस पर रोहा ने सर उठाकर अपने दाएं तरफ देखा।
जहाँ सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस डार्क ब्राउन चादर कंधों पर फैलाए मुस्कुराता हुआ जोया की तरफ देख रहा था, जो उसके सर पर सेहरा सजाने की बात कर रही थी। उसकी बात पर लाशऊरी तौर पर उसने गर्दन घुमाकर रोहा को देखा, जबकि रोहा ने नज़रों का जाविया बदल लिया था। लेकिन जैन की यह हरकत रोमा से छुपी नहीं रह सकी। उसने जहरखंद नज़रें रोहा पर डाली और झटके से उठकर बाहर निकल गई। उसके पास बैठी रवैया ने चंबे से उसे देखा। इन्हें क्या हुआ है? उन सब ने मुश्तरका सवाल किया था, जिस पर सबने कंधे उचकाए थे। आज छुट्टी का दिन था। वो नाश्ते के बाद किचन के बर्तन समेट रही थी, तभी किचन में रोमा दाखिल हुई। बात सुनो, एक कप चाय बना दो। रोहा ने सपाट चेहरे के साथ चाय का पानी चढ़ाया था, तभी फारिया बेगम किचन में दाखिल हुई। बेटा, भाई बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ तबीयत को? रात तक तो ठीक थी। आपको क्या पता रात को ठीक थी या नहीं? मेरी सारी रात जागते हुए गुजरी है, उसने चिढ़कर जवाब दिया। उसके बात करने के अंदाज पर रोहा ने मुड़कर देखा। फारिया बेगम कुछ देर के लिए चुप सी रह गई थीं। कोई मसला है तो बताओ, उन्होंने अपनायत से उससे पूछा था। कोई बात नहीं, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। शुक्रिया, आप अपना काम करें, मैं बस चाय और ब्रेड लूँगी। वो तड़क कर जवाब देती रोहा के हाथ से चाय का कप लेकर किचन से बाहर निकल गई थी। फारिया बेगम अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। शायद तबीयत ख़राब है, वरना बहुत मिलनसार है, वो रोहा के सामने तरदीद दे रही थी। उसने इस बात में सिर हिलाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आज घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, लेकिन उसके दिल के अंदर वीरानियाँ सी उतरी हुई थी। आज का दिन उसके लिए मनहूसत भरा था। रिश्ता तो रवेहा के लिए आया था, लेकिन बकौल उस्मान की वालद और वालदा के उस्मान को रोहा पसंद है, और वो उसके रिश्ते के लिए ही आए हैं। रोहा के मानो तो सातों आसमान उसके सर पर आ गिरे हों। रवीहा और सबेहा मामी की तरफ देखने से भी कतरा रही थी, क्योंकि जिन नज़रों से उससे देख रही थी, उसका दिल चाहता था कि वो ज़मीन में समा जाए। रोमा बहुत खुश थी। उसने बहुत खुश दिली से रोहा को मुबारकबाद दी थी। जैन हैदर इस वक्त घर पर नहीं था और फिर आनन फानन उसे तैयार करके उस्मान के पहलू में बिठा दिया गया। उसने गायब दिमागी से अपने हाथ की तीसरी उंगली में पहनी बेशकीमती डायमंड रिंग पर नज़र डाली थी, और उसकी आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बहने लगे। शिद्दत गिरिया से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हुई थी, और फिर उसकी नज़र एक साइड पर अलग थलग खड़ी फारिया बेगम पर पड़ी। रोहा को गुमान गुजरा कि वो रो रही हैं। उसने दोबारा से उनकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा मोड़ गई। हैदर हसन ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रो दी। हैदर हसन की आंखों से भी आंसू निकलकर उसके बालों में जज्ब होने लगे। लेकिन अम्मा भी मुतमईन थी। खूबरू सा उस्मान सिकंदर उन्हें बहुत पसंद था। वो बहुत शाइस्ता और मुहज़्ज़ब था। वो जैन के साथ अक्सर अम्मा भी के पास आता रहता था। उन्हें उससे बहुत उनसियत थी। वो सरशार सा बैठा सबके छोटे मोटे सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि एक चिट्टी नज़र सिर झुकाए बैठी रोहा पर भी डाल लेता था। रोहा की थकन का एहसास करके फारिया बेगम आगे बढ़ी और उसे सहारा देकर अम्मा भी के कमरे में ले आई। वो बाहर जाने लगी तो रोहा ने उनका हाथ थाम लिया, और वो भी शायद ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। उसके गले लगकर खूब रोई और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोली, सदा खुश रहो। उनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ था। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था। वो लंबे लंबे डगबरता रोहा तक पहुंचा था। वो गैर इरादी तौर पर पीछे हुई। जैन हैदर ने करीब आकर उसे दोनों बांसों से दबोचा था। तुम अगर मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये जैन हैदर का वादा है तुमसे, रोहा कमाल हसन। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, और सजी सवरी रोहा कमाल परेशानी में घिरी थी। न जाने अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो जानती थी वो अपनी जिद का पक्का है। वो दंदनाता हुआ हैदर हसन के कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने चंबे से बेटे को देखा। वो कभी भी इजाज़त लिए बगैर नहीं आता था, जबकि इस वक्त वो सारी तमीज़, इखलाकियात, शाइस्तगी सब कुछ भुलाए सुर्ख आंखें, बिखरे बालों में टूटा टूटा सा उनके कमरे में था। जबकि बेड पर बैठी फारिया ने एक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख लिया। सुबह से ही उन्हें यह आने वाला वक्त दहलाई दे रहा था। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। उन्हें वो इस वक्त कुछ डिस्टर्ब लगा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सामने पड़े सोफे पर ले गए। बोलो बेटा, क्या मसला है? बाबा, आप रोहा के रिश्ते से इनकार कर दें। उन्होंने जैन का हाथ छोड़ दिया। जानते हो क्या कह रहे हो? जी जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होगे कि हमारे ख़ानदान में एक बार ज़ुबान दे दी जाए तो फिर मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से नहीं मुकर सकते। अगर रोहा इनकार करे तो तब भी नहीं। अब की बार वो खामोश हो गए। बोले ना बाबा। फारिया, जाएं, रोहा को बुला लाएं। हैदर हसन के हुक्म पर वो सुस्त कदमों से कमरे से निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद फारिया की मैयत में मामूल के कपड़ों में मलबूस रोहा कमरे में दाखिल हुई। उसने डरते डरते सर उठाकर हैदर हसन की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहे थे। रोहा, क्या तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। हैदर हसन ने फातिहाना नज़रों से जैन की तरफ देखा, जो होंठ बीचे खूनखार नज़रों से उसे घूर रहा था। ठीक है बेटा, आप जाओ। उसके जाने के बाद वो जैन की तरफ मुड़े थे। अब क्या कहोगे? उसने नफ़ी में सर हिलाया और बाहर निकल गया। ज़ोरों शोर से उसकी और रोमा की और दूसरी तरफ रोहा और उस्मान की शादी की तैयारियां जारी थी। उसे चंदा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैन सवेरे घर से निकलता और रात गए घर लौटता। उसे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी।
इस वक्त भी सब लोग शॉपिंग से लौटे थे और लाउंज में महफिल जमाई हुई थी। तभी ऊपर से तेज़ी से जीने उतरता यावर नीचे आया और दारैन के सर हो गया था। अब सिचुएशन कुछ यूँ थी कि वह दोनों लाउंज में मौजूद सोफ़ों के तरफ भाग रहे थे। साथ साथ दारैन की दुहाइयाँ भी जारी थीं। काफ़ी देर की भाग दौड़ के बाद दोनों थक हार कर सोफ़े पर गिर गए। तभी जोइला ने इतनी भाग दौड़ की वजह जाननी चाहिए। यावर ने बात का आगाज़ किया। आज मैं अपने एक दोस्त के साथ मार्केट गया था। वहाँ किसी अकल के अंधे ने मेरी जेब पर हाथ साफ़ किया, जो कि बाद में वो पछताया भी होगा। तो मैं मदद के लिए उन साहिब यानी दारैन सर को कॉल की कि मेरी मदद करें, लेकिन 10 बार कॉल करने पर भी इसने कॉल रिसीव नहीं की। तो मैंने मैसेज किया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया। तभी सुल्लू के पट्टे का मुझे मैसेज रिसीव हुआ। क्या लिख कर डिलीट किया? मैंने कहा एक काम था। तो आगे से मैसेज करता है ये भी डिलीट कर दे, और साथ ही मोबाइल भी पावर ऑफ कर दिया। सब लोग बहुत संजीदगी के साथ उसकी रोदात सुन रहे थे, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने पर सबकी दबी दबी हंसी गूंजी थी। दारैन भी सबको देखते हुए खिसियानी सी हंसी हंस दिया। उसी वक्त दाखिली दरवाजे से जैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। उसने सबको मुश्तरका सलाम दिया। रोहा की मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता हुआ रोमा से मुखातिब हुआ, मेरे कमरे में कॉफ़ी दे जाना, और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया था। वक्त जितनी तेज़ी से गुजरता है उतनी ही तेज़ी से आंख के सामने के मंजर भी बदल जाते हैं। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। आखिर वो वक्त भी आन पहुंचा। कल रोहा और उस्मान का निकाह था। उसकी आंखों में कल रात का मंजर घूम रहा था। वो घर बहुत लेट पहुंचा था। वो अपने कमरे में किसी फ़ाइल की वर्करदानी में मसरूफ़ था। तभी पर दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। आम से हुलिये में बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटे, हाथ में कॉफ़ी का कप थामे खड़ी थी। उसे आगे बढ़कर कप स्टडी टेबल पर रखा तो जैन दूसरी तरफ देखने लगा। वो कप रख कर मुड़ी तो गैर इरादी तौर पर उसकी कलाई थाम ली। रोहा ने तेज़ी से अपना हाथ खींचा तो उसे भी ताव आ गया। वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ पेशकदमी की थी। जैन को लगा वो कांप रही है। वो भी उल्टे कदमों चलने लगी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले ही वो जैन की बाहों में थी। मुझे छोड़ दें, नहीं तो मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। जैन ने उसकी बात पर उसे धक्का देकर खुद से अलग किया। उसका सर ज़ोर से दीवार से टकराया और उसे वहीं छोड़कर खुद वहाँ से निकल गया था। मोबाइल की रिंग पर वो होश की दुनिया में लौटा। कॉल रिसीव करके दूसरी तरफ की बात सुनी। ठीक है, कल 3 बजे तक सब कुछ तैयार होना चाहिए। रोहा पॉलर से तैयार होकर वेटिंग एरिया में बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर जैन की कॉल आई। वो अपना लहंगा संभालती आकर पिछली सीट पर बैठ गई। जैन की नज़रों से बचने के लिए उसने चादर भी ले ली थी और अपना चेहरा ढक लिया था, जबकि जैन के होंठों पर उसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। सर झुकाए उसे रास्ते का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। होश में तो तब आई जब गाड़ी को अनजान रास्तों पर भागते दौड़ते पाया। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। लेकिन जवाब नदारद। जैन ने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया था। दूसरी तरफ कॉल रिसीव की गई। हेलो के जवाब में बोला, बाबा मैं रोहा को अपने साथ ले आया हूँ। दूसरी तरफ की बात सुने बगैर कॉल कट कर दी थी। हैदर हसन बोचंका से मोबाइल हाथ में लिए बैठे थे। वो जानते थे जैन की खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है, और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। अब वो इस परेशानी में थे कि वो उस्मान और उसके घर वालों से सामना कैसे करेंगे। तभी रूम में फारिया बेगम दाखिल हुई। हैदर हसन को साख्तो जामा एक ही पोजीशन में खड़े देखकर फारिया ने उनका कंधा हिलाया था। वो गायब दिमागी से उनके चेहरे को देखने लगे। क्या हुआ है फारिया? वो अटक अटक कर बोल रहे थे। जैन रोहा को लेकर न जाने कहाँ चला गया है। क्या? फारिया बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। अगर हम उसकी मान लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा अब्बी को पता चला तो पहले पहल उन्हें भी धचका लगा। वो आया था उनके पास उनका साथ मांगने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन वो मुतमईन थी उस्मान अगर सोना था और जैन हैदर हीरा था। रोहा की चीखों पुकार और दुहाइयों पर कान धरे बगैर वो महारत से गाड़ी चलाता रहा। थक हार कर वो उसे बद्दुआएं देने लगी थी। तभी गाड़ी शहर से बाहर बने खूबसूरत घर के गिराज में रोककर जैन हैदर ने अपना रुख रोहा की तरफ किया था। लग रहा है तुम्हें उस्मान के साथ निकाह ना होने का बहुत दुख है, उसे चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए, जबकि उसकी बात पर वो रोना भूल कर दुख और अफसोस के मिले जुले तासुरात से उसे देखने लगी थी। अगर घर वापस जाना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात मानी तो अगले आधे घंटे में हम दोनों वापस अपने घर में होंगे। हैदर हसन की सब मेहमानों के सामने बहुत सबकी हुई थी। इस वक्त अजीब सूरत हाल थी। सब लोग जा चुके थे। तरह तरह की बातें करते हुए सबीहा बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उन्हें हैदर हसन से खार थी कि उन्होंने उनकी बेटी को छोड़कर भांजी के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया। हैदर हसन, वकास हसन और हमाद हसन सर झुकाए बैठे थे। तभी रोहा मेन डोर से अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर सबसे पहले उस्मान अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो सबको सामने देखकर अपनी जगह पर मुंजमद हो गई थी। तभी रोमा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। रोहा शुक्र है तुम आ गई हो, जल्दी से चलो ताकि तुम्हारा निकाह हो सके। उसे बाजुओं से खींचते हुए बोली, लेकिन उसने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। मेरा निकाह हो चुका है। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर उस्मान ने फ़ौरन से पहले वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा था।
उसके पास कुछ पल रुककर एक मुलामती नज़र उस पर डालती वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। रोमा को इस वक्त उसका खूबसूरत चेहरा जहर लगा। आगे बढ़कर उसने उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ किसी की गिरफ्त में था। जैन को देखकर रोमा का फशार खून बढ़ा और वो नखुवत से उसका हाथ झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैन बाप और चचाओं की तरफ बढ़ा, लेकिन वो उसे इग्नोर करते अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे। जैन अब की बार बारी बारी सबकी तरफ बढ़ा, लेकिन सबने ही मुँह मोड़ लिया। आखिर में वो दोनों अकेले ही रह गए थे, तो वो दोनों भी अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। रोहा को अपने कमरे की तरफ बढ़ते देखकर जैन के 14 तबक रोशन हो गए। उसने दृष्टि से उसे बाजू से पकड़ा और अपने कमरे में लाकर बेड पर पटका था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, आपने धोखा किया मेरे साथ। आपकी वजह से आज मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई है। आपको तो कोई असर नहीं हुआ ना, लेकिन जिन नज़रों से मेरे तीनों मामूओं ने मुझे देखा, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ। मेरा आखिरी फैसला यही है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे आज़ाद करें। वो रोहा की बात पर गुस्से से बफर गया और उसकी बुलंद हाड़ पर वो 2 कदम पीछे हट गई। उसे जैन के इस कदर गुस्से से खौफ महसूस हुआ, उसके सामने से जाते जाते फिर ठहर गया था। और हाँ, ये जो तुम बार बार कह रही हो ना कि मुझे छोड़ दो, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उसने उंगली उठाकर रोहा को वार्निंग दी और वो चुप की चुप रह गई थी, जबकि वो लंबे लंबे डगबड़ता बेडरूम से निकल गया था। रोहा कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही, फिर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। जो गलत फ़ैसले हम करते हैं उन्हें दुरुस्त तकदीर करती है। जिन खुशगुमानियों में हम मुब्तला होते हैं, वो खुशगुमानियाँ इंसान तोड़ती हैं। जिस ख्वाब में हम रह रहे होते हैं, उसको हकीकत जुटलाती है। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले रात के पिछले पहर आवारागर्दी कर रहा था। घर जाने का उसका कोई मूड नहीं था। घर में सभी उससे खफा थे, और जिसकी वजह से सबको खफा किया था उसकी अपनी ही मुंतिक थी। वो सबके खफा होने पर खफा थी, लेकिन वो फिर भी मुतमईन था। उसने अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल कर लिया था, जैसे भी सही, क्योंकि उसने गलत सही तो कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस इतना जानता था कि उसकी मताएज़ीस्त किसी और की हो रही है, और वह ऐसा मर के भी नहीं होने देता। दूर कहीं से अजानों की आवाज़ें आईं तो उसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठ गए थे। नमाज़ पढ़कर उसे बहुत सुकून हासिल हुआ। और नमाज के बाद भी काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। उसने कमरे में कदम रखा तो उसे एक पल के लिए गुमान गुजरा कि वो किसी और कमरे में आ गया हो। उसे लगा कमरा अपनी हालत तेज़ार पर मातम कना है। कमरे में जावजा कुशन ही कुशन पड़े थे। अलमारी से उसके सारे कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंके गए थे। साइड टेबल पर रखे कीमती डेकोरेशन पीस बहुत बुरी तरह से तोड़े गए थे। वो बहुत एहतियात से चलता हुआ कांच से बचता बचाता वॉशरूम तक पहुंचा। कपड़े चेंज करके बेड पर लेटा तो वो दुश्मन जहाँ पर नज़र पड़ी, जो थक हार कर गहरी नींद सो रही थी। उसने गौर किया तो उसके हाथों में मेहंदी के साथ खून के धब्बे भी नजर आए। यही हाल उसके पैरों का था, और यही वो लम्हा था जब जैन हैदर को उस पर बला का गुस्सा आया था, और उसने उसकी नींद की परवाह किए बिना उसे बांसों से पकड़ कर बिठाया था। वो जो गहरी नींद में थी, हड़बड़ाहट में जैन हैदर के गले से ही झूल गई थी। जैन हैदर भी भूल गया कि उसने उसे क्यों जगाया था। वो जब हवासों में लौटी तो तेज़ी से पीछे हुई। जैन हैदर भी होश में लौटा और दृष्टि से उसका बाजू पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया था। रोहा कमाल, एक बात याद रखना, अगर आज के बाद खुद को तकलीफ़ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही इंटरकॉम पर मुलाजमा को बुलाया। उसे कमरा साफ करने की हदायत देकर वो रोहा को बाजू में उठाए बीजान के कमरे की तरफ आया, जो कि गहरी नींद में थी। रोहा को उनके बराबर लिटाकर खुद सोफे पर लेट गया। रोहा चुपके से कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी। उसे चाय की तलब हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मटभीड़ रोमा से हो गई थी। रोमा तो हर वक्त निक सिक से तैयार, प्रॉपर ड्रेसिंग और मेकअप में रहती थी। रोहा को हमेशा गुमान गुजरता कि वो कहीं जाने को तैयार है, लेकिन ये रोमा जो उसके सामने खड़ी थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बिखरे बाल, मलजगा लिबास, मेकअप से आरी सपाट सता हुआ चेहरा। रोमा के उजड़े हाल ने उसे चौंका दिया था। इससे पहले कि रोमा कुछ कहती, उसे धक्का देते वहाँ से निकल गई। उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो किचन की बजाय लॉन में निकल आई और कदरे पुरसकून गोशे में बैठ गई थी। फिर उसने अंदर से रोमा और साद अंकल को निकलते देखा। फारिया और हैदर हसन उनके साथ बाहर तक आए थे। फारिया ने रोमा को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैल रवां हो गया, और वो उनसे अलग होते हुए गाड़ी में जा बैठी। और फिर यके बाद दिगरे 3 गाड़ियाँ वहाँ से निकलती चली गईं। रोहा, फारिया और अहमद हसन की आंखों से ओझल होकर एक साइड पर बैठ गई थी, जबकि अपने रूम की खिड़की में खड़ा जैन उसकी बुसली पर मुस्कुरा भी ना सका। जबकि रोहा गहरी यासियत का शिकार थी। उसकी वजह से 2 ज़िंदगियाँ ख़राब हुई थीं, और रोमा तो अब कभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं होने वाली थी। मोहब्बत किसी वजह, किसी के कहने या सामने वाले की मोहब्बत की गहराई या सच्चाई देखकर नहीं होती। ये बस हो जाती है अचानक। जब होने लगती है तो एक लम्हा भी नहीं लगता, बस एक पल, कोई एक पल आपको कैद कर लेता है। वो दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए, दोनों कोहनियाँ टेबल पर टकाए माजी में गर्क था। वो भी एक बहुत ख़ास दिन था। वो पूरे 4 साल के बाद घर आया था। घर में सब
ने उसकी खूब आवभगत की। कुछ सफ़र की थकान थी, कुछ अपने घर का सुकून था, जब वो रात को जल्दी ही सो गया था। सुबह उसकी आंख सवेरे ही खुल गई। वो शॉवर लेकर नीचे आया तो आखिरी सीढ़ी पर अचानक ही वो उसके सामने आ गई। सफ़ेद यूनिफॉर्म में सफ़ेद दुपट्टा रखे, बैग कंधे पर डाले। शायद वो अपने कमरे में कुछ भूल गई थी और जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उसे टकरा गई। उसने जल्दी से सॉरी कहा और साथ ही अस्सलाम वालेकुम भी, दोनों अल्फाज एक ही जुमले में अदा किए गए थे। जैन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन वही लम्हा था जिसमें वो अपने दिल पर उसने रोहा का नाम दर्ज कर लिया था। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, याद आया। नूरजहाँ की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रोहा जो सोफे पर बैठी थी उसने चौंक कर जैन की तरफ देखा, जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। तुम्हारी हंसी से मेरी सांसें चलती हैं, काश तुम समझो, इतबार कर सको। रोहा ने नजरें चुरा ली और चुपके से कमरे से निकलकर अम्मा भी के कमरे में आ गई। फारिया बेहद तलमिलाई हुई थी, क्योंकि हैदर हसन ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो जैन और रोहा के मामले में कुछ नहीं बोलेंगी। वो रोहा को जैन के सामने तो कुछ ना कह सकें, लेकिन अम्मा भी के कमरे में जाकर दोनों नानी नवासी को खूब खरी खरी सुनाई थी, जिसके जवाब में रोहा ने तो सर झुका लिया, लेकिन अम्मा भी ने तरकीब तरकी फारिया को जवाब दिए थे। ये सवाल जवाब करने हमसे क्यों आई हो? जाओ अपने बेटे से पूछो ना, उसने ऐसा क्यों किया। बड़ी आई हैं हमें बातें सुनाने वाली। वो अम्मा बी के स्टार पर रात के पिछले पहर कमरे में दाखिल हुई। दबे पांव सोफे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले ही उसे आवाज़ आई, पर्दे बराबर करके दरवाज़ा बंद कर दो। रोहा ने कनखियों से उसे देखा और किसी मामूल की तरह उसकी बात पर अमल करके चादर सर तक तान कर सो गई थी। आधी रात को जैन का कंधा किसी ने हिलाया। वो गहरी नींद में था। आंखें खोलकर देखा, रोहा खड़ी थी। उसे अपनी बंद होती आंखों से बमुश्किल पूछा था, क्या हुआ? एसी बंद हो गया तो कहीं और सो जाओ ना। एसी बंद हो गया है तो कहीं और सो जाओ ना। उसके बाद उसकी आवाज़ दोबारा नहीं आई थी। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी उठ बैठा। कमरे में गर्मी बढ़ रही थी। उसने टेबल ऑन किया, जब भी उसे अपने पैरों वाली साइड पर सोई नजर आई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा, मगर उसे गहरी नींद में देखकर रुक गया था। उसने तकिया उठाकर उसके सर के नीचे रखा, फिर उसे देखने लगा। वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसे मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर झिझक कर रुक गया था। वो डार्क ब्राउन जीन्स पर ब्लैक शर्ट सेब तन किए था, डार्क ब्राउन कोट पहन रखा था। वो ऑफिस आने के लिए रेडी था, तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। खुशबू का एक झोंका जैन के नथनों से टकराया था। उसे रुख मोड़ कर देखा तो वो एक्वा ब्लू कलर के सूट पर हमरंग दुपट्टा रखे, कंधों तक आते खुले बाल। वो एक पल के लिए पलके झपकना भूल गया था। वो नर्वस सी चलती हुई ड्रेसिंग तक आई और ब्रश उठाकर बाल संवारने लगी। एक ट्रांस की कैफियत में जैन हैदर उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने जल्दी से कंघी की और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो पहले ही उस तक पहुंच चुका था। रोहा का सर उसके सीने से आ लगा। उसके वजूद से उठती खुशबू से अपने हिसार में ले रही थी। जैन ने आगे झुककर एक जसारत की। रोहा की पलकें भारी होने लगी। जैन ने आगे बढ़कर उसे खुद में बींच लिया, लेकिन उसके साथ ही बाहर से ज़ोर ज़ोर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। बाहर से आती आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। फिर किसी ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। जैन ने आज सरदा बढ़ते हुए रोहा को नरमी से खुद से अलग किया। उसने गहरी नज़र उस पर डाली और उसके दोनों गाल चूम लिए। रोहा के लिए नज़र उठाकर देखना दोबर हो गया। वो उसकी तरफ देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर सामने हवास पाख्ता सी जोया खड़ी थी। जैन भैया, पता नहीं ताई जी को क्या हो गया है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी, जहाँ फारिया बेगम होशोगिर्द से बेगाना पड़ी थी। जैन ने आगे बढ़कर उन्हें बाहों में उठा लिया। जिस वक्त वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो फारिया बेगम को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें एंजाइना का अटैक आया था, लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने से वो बच गई थी। जब तक डॉक्टर्स कोई मुस्बित जवाब देते, जैन की सांसें सीने में ही अटकी रही थी। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोनों ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसकी हर बात मानी थी। रोहा से शादी करके वो उनका दिल दुखा चुका था। उससे नाराज़ थी तो वो भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश के पूरा हो जाने पर खुश नहीं हो सका कि उसकी जन्नत उससे नाराज़ है। उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो उनकी नापसंदीदगी जानता था। वो जिन नज़रों से रोहा को देखती थी, उसका दिल ज़ख्मी हो जाता था। वो दोनों ही उसकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास थी और वो चाहता था कि वो अपनी खुशी से रोहा को उसकी ज़िंदगी में कबूल कर लें। वो जानता था रोहा बहुत अच्छी लड़की है, वो उसके माँ बाप की बहुत इज्जत करती है। उसे शादी की एक बड़ी वजह उसके माँ बाप के साथ मोहब्बत भी थी। फारिया बेगम भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन ना जाने अब वो मोहब्बत कहाँ जा सोई थी। फारिया बेगम की हालत कुछ संभली तो उन्होंने सबसे पहले जैन को अपने पास बुलाया। माँ को बहुत सारी मशीनों में मुकीद देखकर उसका दिल दुख से भर गया था। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। जैन की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने माँ का सर्द हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। मेरी एक बात मानोगे? जैन ने इस बात में सर हिलाया। मुझसे वादा करो, तुम उस लड़की को अपने साथ नहीं रखोगे। जैन की गिरफ्त माँ के हाथों पर कमज़ोर हुई। उसने बहुत दुख से माँ की तरफ देखा था, जिन्होंने बेटे के चेहरे पर दुख के साए लहराते देखकर नजरें चुरा ली थी।
वादा करो मुझसे ज़ैन। और ज़ैन ने दिल में उठते दर्द को नज़रअंदाज करते हुए इस बात में सर हिला दिया और फारिया बेगम की आंखें बंद होती वो आईसीयू से बाहर निकलकर हॉस्पिटल से भी बाहर निकल आया। रात गए तक सड़कों की खाक छान कर सुबह के वक्त वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही वो खड़ी थी। लगता था वो सारी रात रोती रही है, लाल आंखें, सूजे पे पोटे, और पहली बार ज़ैन को एहसास हुआ कि वो रोने के बाद और भी प्यारी लगती है। ज़ैन को सामने देखकर वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी। मानी कैसी हैं? उसके लहजे में तशवीश थी। ठीक है, अम्मा भी अपने कमरे से निकल आईं। बेटा बहू कैसी है अब? ठीक है अम्मा भी, आप परेशान ना हो। अम्मा भी अपने दुपट्टे से आंखें साफ़ की और दुआ के अंदाज में हाथ उठाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैं जा रही हूँ शुक्राने के नफल अदा करने। रोहा बेटा ज़ैन को खाना दो। जी अम्मा। रोहा किचन की तरफ बढ़ गई और वो गहरी सोच में गुम सोफे पर पाँव लंबे करके बैठ गया था। आज फारिया बेगम को घर लाया गया और उन्होंने घर आते ही ऐलान किया कि रोहा उनकी आंखों के सामने ना आए। उनकी तरफ बढ़ती रोहा ने शिकवा खना नज़रों से ज़ैन की तरफ देखा जिसने अपनी नज़रें फेर ली थी। वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई। उसके लिए सबसे महफूज जगह थी जहाँ बैठकर वो अपना हर दुख आंसू की सूरत में बहा देती थी। थोड़ी देर अंदर का गुबार निकालने के बाद अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। रात गए वो कमरे में लौटी तो ज़ैन को लबों में सिगरेट दबाए किसी गहरी सोच में गुम पाया था। वो चेंज करके लेटने के लिए बेड की तरफ बढ़ी, तभी ज़ैन की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। रोहा तुम अपना सामान लेकर अम्मा भी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। ज़ैन की बात पर लम्हा भर के लिए उसका दिल और हाथ दोनों कांपे थे, लेकिन वो ख़ुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक बैग में अपने कपड़े भरकर तेज़ी से बाहर निकल गई थी। उसके निकलते ज़ैन ने पास पड़ा गुलदान जोर से सामने दीवार पर दे मारा। उसे खुद पर गुस्सा था। जब हिम्मत करके शादी कर ही ली थी तो पहले दिन ही डट कर सबके सामने उसके हक के लिए खड़ा क्यों ना हुआ? सबको ये बावर क्यों ना करवाया कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है? रोहा अम्मा भी के कमरे में पहुंची तो वो भी हैरत से उसे देखने लगी, जिसने पटकने के अंदाज में बैग ज़मीन पर रखा। समझते क्या है खुद को? जब दिल चाहा अपना लिया और जब दिल चाहा छोड़ दिया। अरे अरे, लड़की बावली हो गई है क्या? किसकी बात कर रही है? आपके पोते की बात कर रही हूँ। और अब अगर आपने मुझे समझाकर वापस उसके पास भेजने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अम्मा भी पर भी चढ़ दौड़ी, जो किस इतने गुस्से में देखकर मुंह पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। ए लड़की बावली हो गई है क्या? मुझ बेचारी को क्यों गुस्सा कर रही है? सही कह रही हूँ, आपने मेरा दिमाग ख़राब किया है। हर वक्त उसकी तारीफ़ें कर कर के मेरा पोता ये है, मेरा पोता वो है। अपनी बीवी के लिए तो स्टैंड नहीं ले सकता, खा कुछ और करेगा। अम्मा भी अगर आज के बाद मुझे वो शख्स इस कमरे में नज़र आया ना तो मैंने इस घर में नहीं रहना। वो गुस्से में बोले जा रही थी, तभी पलट कर देखा तो वो दोनों बाजू सीने पर बांधे उसका जाहो जलाल देख रहा था। उसे दरवाजे में इस्तेदादा देखकर उसने नखुवत से सर झटका और अपना बैग नीचे से उठाकर अपने कपड़े अलमारी में रखने लगी थी, जबकि वो उसके नादर ख्यालात सुनकर वहाँ से ही लौट गया था। उसके जाते ही रोहा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को कोसा कि क्या जरूरत थी बिला थकान बोलने की। वो ख़ुद को ही एक चपत रसीद करती हुई बेड के किनारे पर टिक गई थी, जबकि अम्मा भी जो ज़ैन की आमद से बेखबर थी, उन्होंने चंबे से पहले उसकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान को रुकते और अब बेड पर बैठकर ख़ुद को ही मारते हुए देखा था और ख़ुद ही अखज़ कर लिया कि उनकी नवासी को ज़रूर कोई जादू वगैरह हो गया और उन्होंने तय कर लिया था कि वो सुबह सबसे पहले उसे पीर बाबा के पास लेकर जाएंगी। रोहा ने अम्मा बी की घूरती नज़रों से तंग आकर चादर सर तक तान ली थी। अम्मा बी की आंख खुली तो रोहा कमरे में नहीं थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई, तभी वो वॉशरूम से निकसिक सी तैयार निकली। अम्मा बी ने उसे कड़ी नज़रों से देखा। लड़की सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ काम से जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ज़ैन से कहती हूँ तुम्हें छोड़ देगा। ख़बरदार, जो आपने कानों कान खबर भी होने दी तो। वो उंगली उठाकर वार्न करती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वो जानबूझकर इस वक्त कमरे से निकली थी जब उसे ज़ैन के चले जाने का यकीन हो गया था। वो स्टडी के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई, जहाँ सामने ही हैदर हसन किताब बीनी में मसरूफ़ थे। वो जानते थे वो इस वक्त यहीं मौजूद होंगे। उन्होंने रूहा को देखकर किताब और ऐनक सामने टेबल पर रखी और गर्दन के इशारे से उसे अंदर आने का इशारा किया। वो उनके सामने पड़े सोफ़े पर बैठ गई। बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो? उसे नज़र उठाकर उन्हें देखा। उसे उनके चेहरे पर मौजूद नरम तासुरात से कुछ हौसला हुआ था। मामू जान, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं वजह जान सकता हूँ? मामू, क्या फ़ायदा इतनी तालीम हासिल करने का जब उसे कहीं अमल में ही ना लाया जाए। चलो ठीक है, मैं ज़ैन से बात करता हूँ, ऑफ़िस में तुम्हारे लिए कोई जगह निकालता है। नहीं मामू जान, झट से इनकार आया था। मैं आपके ऑफ़िस में काम नहीं करना चाहती। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे मेरी जॉब मेरी काबिलियत पर मिले। ठीक है फिर, जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो चुपके से वहाँ से निकल आई। बाहर आकर कब का रुका सांस बहाल किया। एक मरहला तो तय हो गया था, अब जॉब तलाश करना शुरू की। वो आज 2-3 जगह पर इंटरव्यू देकर घर लौट रही थी। उसी वक्त एक गाड़ी आकर उसके करीब रुकी। सामने बैठी शख्सियत को देखकर उसके चलने में तेज़ी आ गई थी। उसे भागते देखकर वो भी गाड़ी से निकल आया और उसके हमकदम चलने लगा था।
रोहा ने कदम रोक लिया तो वो भी रुक गया था। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और रुख उसकी तरफ किया था। आप क्या चाहते हैं? वो बहुत एतमाद से बोली थी। तुम्हें? बहुत तहम्मुल से जवाब दिया गया। अच्छा, इसीलिए आधी रात को अपने कमरे से निकल जाने का हुक्मनामा जारी किया गया था। ये बात की बातें हैं, फ़िलहाल गाड़ी में बैठो। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप अपने रास्ते जाएं, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। जैन ने उसे बाजू से पकड़ा तो उसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। अब की बार जैन ने ज़ोर से उसे कलाई से दबोचा और गाड़ी में लाकर पटक कर गाड़ी लॉक कर दी। ड्राइविंग सीट संभाल कर उस पर एक नज़र डाले बगैर गाड़ी घर वाले रास्ते पर डाल दी थी। उसे घर ड्रॉप करके वो जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रोहा भी पैर पटकती अंदर चली आई। वो आज HS इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू देने आई थी। जब उसका नाम पुकारा गया वो बहुत एतमाद से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने एक ढीर उम्र शख्स बैठा था। रोहा ने अपनी फ़ाइल उनके सामने रखी तो वो कुछ प्रोफेशनल सवाल करने लगे। वो अपनी डिग्रियों की बाबत बता रही थी, तभी उसे अपने दाएं जानब बैठे शख्स की जानब से सवाल आया। मैडम, आपके पास कोई तजर्बा है? रोहा ने गर्दन मोड़कर देखा तो सामने एक नहायत ही खूबसूरत और डैशिंग बंदा बैठा था। सर, काम करूंगी तो तजर्बा भी हासिल हो जाएगा, लेकिन हमें तो तजर्बाकार शख्स चाहिए। रोहा ने उनके आगे से अपनी फ़ाइल उठाई और बाहर निकल गई थी, जबकि दो नीली आंखों ने दूर तक उसका पीछा किया था। अगले दिन खिलाफ तवक्को से कॉल आई कि उसे सेलेक्ट कर लिया गया है। उसकी खुशी की तो इंतहा ही ना रही। तभी अम्मा बी को कोई दम किया हुआ पानी उसके पास लाई और ज़बरदस्ती उसे पिलाया था। साथ कुछ दम भी कर रही थी। रोहा ने उकताहट से उनका ये सारा अमल देखा। अम्मा भी कितने पैसे लुटाकर ये कागज़ के टुकड़े लाई हैं? उन्होंने सिर्फ खामोश नज़रों से उसे घूरा। रोहा समझ गई कि अम्मा बी को इस अमल के दौरान बोलने से मना किया गया है, वरना मजाल है जो वो बोलने से बाज रहती। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। सफ़ेद कमीज़ शलवार पर हम रंग बड़ा सा दुपट्टा लिए वो जाने के लिए तैयार थी। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। सामने बैठी फारिया बेगम को देखकर उसके पाँव सुस्त हुए थे, लेकिन उन्होंने उसे देखकर रुख मोड़ लिया तो वो भी मुतमईन होकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। दरवाजे से निकलते ही उसकी जॉगिंग से लौट रहे जैन से ज़ोरदार टक्कर हुई और वो गिरने वाली थी, लेकिन जैन हैदर ने उसे अपने मजबूत बाजों के हिसार में ले लिया। वो झटके से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र लाउंज से नज़र आती फारिया बेगम पर पड़ी, जो कीना तो उस नज़रों से उसे देख रही थी। जैन उसके सजे संवरे रूप में खोकर सारे वादे भूल चुका था। होश में तो तब आया जब रोहा ने अपनी कमर के गिर्द उसके बाजों को अपने हाथों से नरमी से पीछे किया। उसके नरम लम्स पर जैन का दिल एक बार के लिए धड़कना भूल गया था। वो किचन में अपने सामने रोटी और थोड़ा सा सालन रखे बैठी थी जब वहाँ सबीहा मुमानी चली आई। कितनी घटिया निकली तुम्हें तो ये भी ख्याल ना आया कि जिन लोगों ने तुम्हें पनाह दी, अपने घर की चार दीवारी दी, तुम उन्हीं के घर में नकब लगा रही हो। वो नहाकर तौलिए से बाल खुश करती हुई बाथरूम से बाहर निकली ही थी जब बेचैनी से टहलती जोया उस पर पल पड़ी थी। क्या किया है मैंने? उसने उलझ कर पूछा था। पहले रबीहा के आए उस्मान के रिश्ते को पता नहीं कैसे अपने जाल में फंसाया, और अब बशर ने भी जोया से शादी से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों बेटा? अम्मा बी ने वकास मामू से दरियाफ्त किया। चंद दिन पहले शहर के महंगे होटल में मंगनी की गई थी। मामू ने एक नज़र अम्मा बी के पास बैठी रोहा को देखा। वो कहते हैं, अशर कहता है कि वो जोहा से नहीं रोहा से शादी करना चाहता है। तभी जोहा तेज़ी से रोहा पर चपटी थी और उसके बाल पकड़ कर खींचे। साथ मुमानी भी उसे कोसने लगी थी। तभी जैन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी। ख़बरदार, जब किसी ने इसकी किरदार कशी की तो बीवी है मेरी। ख़बरदार, अब किसी ने मुँह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो। उसने उंगली उठाकर सबको वार्न किया था। रोहा ने एक शिकायती नज़र जैन पर डाली और कमरे में बंद हो गई थी। अम्मा भी और हैदर मामू कमरे में दाखिल हुए। वह एहतरामन खड़ी हो गई। हैदर हसन ने उसे बैठने के लिए कहा और खुद उसके बराबर बैठ गए थे। रोहा, अम्मा बी की आवाज़ किसी खाई से आई थी। कितना दुख था इस एक लफ्ज़ में। वो एकदम से जैसे नींद से जागी थी। जोया अपने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी जब मैं अचानक उसके कमरे में चली गई। अपने किरदार की वकालत करना कितना मुश्किल काम था, उसे आज ही पता चला था। मेरे पास कोई फ़ोन, कोई राब्ते का ज़रिया नहीं। अम्मा भी ये बात जानती हैं। एक ऐसे शख्स ने जिसे मैं जानती ही नहीं मेरे किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया। मुझसे कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मामू से जो कहा है सच है। मामू बिना कुछ कहे चले गए और आज पहली बार वो अम्मा बी की मौजूदगी की परवाह किए बगैर रो दी थी। कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब्र रख, बस सब्र। अम्मा बी ने उसे एक हाथ से तसल्ली दी थी। एक अरसे से वो इस कमरे तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने दुनिया देख रखी थी। घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके रंग ढंग पहचानती थी। रोहा के लिए रात इस घर में गुजारनी हर रात पर भारी थी। रह रहकर हैदर मामू का ख्याल आ रहा था। वो बहुत बेतबार ठहरी थी सबकी नज़रों में। अपना दिफा करना उसका पहला हक था। अगली सुबह सारी रात जागने के बावजूद वो वक्त पर किचन में मौजूद थी। मम्मा, एक कप चाय बना दे, सर बहुत दर्द कर रहा है। रोहा ने बर्तन धोते हुए गर्दन मोड़कर पीछे देखा और फिर से बर्तन धोने लगी। कोई जवाब ना पाकर जोया ने सर उठाकर देखा। वो वही थी जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसके खून में उबाल उठा था। ओह, तो गैरत नाम की कोई चीज़ है भी तुम में या नहीं?
एक मिनट, उंगली उठाकर वॉर्न करते हुए इसकी बात काट कर वो पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक जोया पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। अपनी अन्ना को जलते चूल्हे में झोंक कर उसने जोया के लिए चाय का पानी चढ़ाया था। चाय बनाकर वो बेझिझक उसके कमरे में आई थी। चाय उसने साइड टेबल पर रख दी। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो वहाँ हर बात ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं तुम्हारे कवाले ज़री से, वो फनकारी थी। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं गलत फहमी की बिना पर ज़िंदगी भर के पछतावे नहीं लेना चाहती और ना देना चाहती हूँ। तुम जानती हो मेरा तुम्हारे मंगेतर से कोई राब्ता नहीं है, और जो तुम दोनों के दरमियान हुआ तुम बखूबी जानती हो। जिस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई थी तुम उसके पूछने पर कह सकती थी कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लेकिन तुमने खुद को मुझसे बेहतर जाहिर करना था, इसलिए तुमने बताया कि मैं तुम्हारी मरहुमा फूफो की बेटी हूँ, जिसे आप जैसे दरियादिल लोगों ने ना सिर्फ अपने घर में रहने की जगह दी बल्कि पढ़ाया लिखाया भी है। वैसे भी तुम मान लो ऐसा शख्स जिसने फ़ोन पर एक लड़की की एक झलक देखकर आपकी फीलिंग्स की परवाह ना करते हुए तुमसे रिश्ता तोड़कर उससे जोड़ना चाहा, जो तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे शख्स के हाथों आपकी ज़िंदगी महफूज रखी। रोहा की बातों का उस पर अच्छा खासा असर हुआ था। उसने 2 नफल अदा किए और अल्लाह से अपने मनफी रवैये की माफ़ी मांगी और शुक्र अदा किया कि वक्त पर जान छूट गई। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो किचन में चली आई, जहाँ रोहा और जोइला नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थीं। शहादत की उंगली मोड़कर मेज़ पर मारते हुए दोनों को मुतवज्जो किया। चेहरे पर सर्दी लेकिन ढेर सारा सुकून था। रोहा से नजरें मिली तो दोनों मुस्कुरा दी। ये दोस्ती की इब्तदा थी। नाश्ते की मेज़ पर जोया ने सबके सामने रोहा की पोजीशन क्लियर की थी। हैदर हसन ने भांजी प्लस बहू पर एक मुशफ़िक नज़र डाली और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए थे। रोहा, तुम वाकई में हीरा हो। नम आंखों से जोया ने उसे गले लगा लिया। ये कब और कैसे हुआ? दारैन की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। दारैन की बात पर वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए और ड्राइंग रूम में दाखिल होते जैन हैदर ने एक खूबसूरत मंजर देखा और रोहा की हंसी की भूल भुलैयों में गुम हो गया। जैन हैदर मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। रोहा ने उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए वो हैदर के कमरे में ही सो गई थी। हैदर का काम जल्दी हो गया तो वो रात को ही लौट आया। सहरी के वक्त वो पहुंचा तो सारे दिन की सफ़र की वजह से बहुत थकन हो रही थी। वो कमरे में आया तो सामने रोहा को बिस्तर पर सोते देखा। खुले बाल उसके तकिए पर बिखरे पड़े थे, एक हाथ तकिए पर जबकि दूसरा पहलू में था। लंबी उंगलियों के पूरे मेहंदी से सुर्ख हुई थीं। वो गहरी नींद में थी। रोहा, यहाँ इस कमरे में? उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था, शायद उसकी नींद की वजह से कि उसकी नींद में खलल ना आ जाए। वो उससे चंद कदम की दूरी पर थी। वो उसके करीब हुआ। उसकी पुरशौक निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। वो सोई हुई भी खुलकर मुस्कुरा दी। मुंदी मुंदी सी आंखें खोलकर मुस्कुराई और अगले लम्हे पूरी ही खिल गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सोया हुआ देख चुका हूँ, इसलिए ये नहीं पूछूंगा। तुम बताओ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? उसका लहजा शरीर हुआ था। ओह सॉरी, वो एक झटके से बिस्तर से उठी थी। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। नहीं नहीं शुक्रिया। घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसके रहे सहे उसान भी ख़ता हुए थे। उसने पहला कदम उठाया और पहला कदम उठाते ही वो डगमगा गई थी। संभल कर, लौ देती नसों से तकते जैन ने उसका बाजू पकड़कर सहारा दिया। उससे चंद कदम दूर हुई थी। उसके लम्स की गरमाइश उसके दिल को पिघला रही थी। जाने के लिए उसके करीब से गुस्से जब बेख्तियार जैन ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके हनाई हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी हथेलियों पर अपने लब रख दिए थे और उसका रास्ता छोड़ दिया। वो धड़कने संभालती बाहर निकल गई। हनाई खुशबू में बसे तकिए पर उसने बाकी रात जाग कर गुजारनी थी। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी जमूद का शिकार हो गई थी। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ऑफिस में सर खुपाने के बाद घर लौटती। थोड़ी देर अम्मा भी के पास बैठकर उनकी दिन भर की रोदात सुनकर जो किचन का रुख करती, फिर रात 9 बजे किचन में से ही कई दिन से उसे जैन नज़र नहीं आ रहा था। वो रात गए घर लौटता था और सुबह सवेरे निकल जाता। वकास मामू की ज़ुबानी ही पता चला था कि वो और जैन आजकल एक नई फैक्ट्री की बुनियाद रख रहे थे, इसलिए उन्हें सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलता था। ऐसे ही बोरिंग दिनों में दारैन और सब बड़ों की रजामंदी से जोया और दारैन का रिश्ता तय कर दिया गया था और सदा के बेबाक दारैन के शोख जुमलों से बचने के लिए जोया कमरा नशीन हो चुकी थी। रोहा और रवेहा की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। फारिया बेगम का रवैया जूं का तूं था। बस इतनी सी तब्दीली आई थी कि अब वो रोहा की मौजूदगी में नापसंदीदगी का इजहार नहीं करती थी। रोहा उनके लिए खाना बता देती, लेकिन खुद जाकर उन्हें सर्व करने की हिम्मत नहीं थी। वो इस वक्त भी खाना ट्रे में रखकर अब लाउंज से जोइला मुमानी को बुला लाई थी। वो ट्रे उठाकर फारिया बेगम के आगे रखने लगी। फारिया ने किचन के दरवाजे में इस्तदादा रोहा को मुखातिब किया। कल से मेरे खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोहा ने खुशगवार हैरत से उनकी तरफ देखा, लेकिन वह मगन से खाना खा रही थी। जोइला ने हाथ के इशारे से उसे विक्ट्री का निशाना बनाया तो वो भी सरशार से मुस्कुरा दी थी। उसकी जहन से भी नाराज़गी कुछ कम हो गई थी। वो जानती थी कि वो माँ की मोहब्बत में मजबूर है। उसने एक दिन रात को माँ बेटी की बहस सुनी थी और तभी से उसका दिल बदल गया। अब कई दिनों से वो रात को इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो शायद घर आ ही नहीं रहा था। घर में दारैन और जोया की शादी का हंगामा जाग उठा था।
लड़कियों को कपड़ों और कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ों की फ़िक्र सता रही थी। बारात और वलीमे के लिए हॉल बुक करवा लिया गया था, लेकिन मेहंदी के लिए लड़कियां किसी तौर भी हॉल से राज़ी नहीं हुई थी। 10 बजे तो हॉल का टाइम ख़त्म हो जाता है, जबकि 10 बजे हमारा फंक्शन शुरू भी नहीं होता। सबकी मुतफक्किर राय यही थी, इसलिए मेहंदी के फंक्शन के लिए घर में ही सजाया गया था। गेंदे और मोतिये के फूलों से घर की सजावट की गई थी। फंक्शन के लिए लॉन में इंतज़ाम किया गया था। वसी लॉन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए कारपेट की राहगुजारी बनाई गई थी। राहगुजर के अख्ताम में सफ़ेद और पीले फूलों से स्टेज बनाया गया था। स्टेज के अलावा पूरा लॉन तारीकी में डूबा हुआ था। जोया रवायती पीले रंग के जोड़े में मलबूस थे, जबकि दरैन सफ़ेद कमीज़ शलवार पर पीला दुपट्टा गले में डाले जोया के बराबर बैठा था। हर 5 मिनट के बाद वो जोया की तरफ झुककर सिरगोशी में कुछ ना कुछ कह रहा था, जिसकी वजह से उसका झुका सर मज़ीद झुक गया था। ग्रीन कलर के लहंगे के ऊपर पिंक कलर की शर्ट, कमर तक आते बाल जो के पीछे से कर्ल किए गए थे, कुशादा पेशानी पर एक साइड पर झूमर टकाए, हल्के मेकअप में रोहा अप्सरा लग रही थी। सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन जिसके लिए सब तैयारी की गई थी वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दोनों हाथों में मेहंदी की प्लेटें पकड़े वो सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका ध्यान पाँव में उलझते लहंगे की तरफ हुआ, जब किसी लड़की के पास से गुजरते हुए उसे हल्का सा झटका लगा और वो अपने लहंगे से उलझती पहली सीढ़ी पर कदम रखते जैन की बाहों में झूल गई थी। मेहंदी की प्लेटें हल्के से शोर से ज़मीन बोस हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे वो महक गया हो। उसे बाहों में थामे उसकी बंद आंखों को दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी बंद आंखें एकदम से खुली थीं। वो तेज़ी से उसकी बाहों से निकली। जैन को उसकी ये तेज़ी एक आंख ना भाई। उसने एक तेज़ नज़र उसके सजे संवरे रूप पर डाली और उसे बाजों से पकड़कर खींचते हुए कमरे तक लेकर आया था। कमरे में लाकर उसे एक साइड पर पड़े सोफ़े पर फेंकते हुए उसने कोट उतार कर गुस्से में एक साइड पर फेंका। जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाते हुए सुर्ख आंखें रोहा के चेहरे पर गाड़े उसकी तरफ बढ़ा था। उसके बराबर सोफ़े पर बैठते हुए उसे शानों से पकड़कर अपने करीब किया, थोड़ी से उसका चेहरा पकड़कर ऊंचा किया। रोहा ने अपनी निगाहें झुका लीं। उसके गाल दहक उठे थे। उसकी गिरफ्त थोड़ी सख्त हुई। तुम क्या समझती हो, तुम मुझसे दूर जाना चाहोगे और मैं ऐसा होने दूंगा? मैं तुमसे दूर हूँ सिर्फ एक वादे की पासदारी में, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें भी कुछ वक्त देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं जब चाहूँ अपना हक वसूल कर सकता हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे ऐसे झटकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम मेरे जज्बात की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसने झुककर एक शोर से जसारत की और उसे छोड़ दिया था, जबकि रोहा उसके इस रूप से डरकर हल्के हल्के काँप रही थी। जैन ने सिगरेट का आखिरी कुछ लिया और मुस्कुराकर उसके शर्माए घबराए रूप को देखा था। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, तो मेरे कपड़े निकाल दो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई थी। वार्डरोब खोलकर वो खुद ही परेशान हो गई कि पता नहीं कौन से कपड़े पहनने हैं। तभी फ्रेश होकर जैन बाहर निकला और कश्मकश में खड़ी रोहा को देखा और उसके पीछे आ खड़ा हो गया। रोहा की सांस सीने में अटकने लगी। उसकी पुश्त जैन के सीने से टकरा रही थी। जैन ने हाथ बढ़ाकर ब्लैक शलवार कमीज़ निकाले तो उसका चेहरा रोहा के साइड फेस से मिस हुआ था। वो अपने आप में सिमट सी गई थी। तैयार होकर दोनों जाने के लिए मुड़े तो जैन ने रोहा को अपने बाल ठीक करने के लिए बोला, जो उसे ज़बरदस्ती कमरे में लाते हुए अच्छे खासे उलझ गए थे। अपने बाल संवार दो, ये ना हो कि लोग तुम्हें देखकर कुछ और समझें, उसने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जबकि रोहा उसकी बात के मायने समझते हुए शर्म से लाल अंगारा हुई थी। वो दोनों जिस वक्त साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे तो बहुत सारी आंखों ने हसद और रश्क की निगाह से दोनों को देखा। दोनों साथ चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फारिहा बेगम सबीहा मुमानी के साथ बातों में मसरूफ़ थी, जब उन्होंने आंख के इशारे से उन्हें इन दोनों की तरफ मुतवज्जो किया। फारिहा बेगम ने एक नज़र उस तरफ डाली और फिर से बातों में मशगूल हो गई। सबीहा बेगम ने फारिहा के चेहरे पर कोई जज्बात ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बारात और वलीमा भी बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन जैन मेहंदी वाली रात ही किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद चला गया था। उसके उस रात वाले रूप के बाद रोहा ने भी उसके जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। शादी के बाद ज़िंदगी फिर से पुरानी डगर पर आ गई थी। जोया और दरैन हनीमून के लिए शमाली इलाका जात की तरफ निकल गए। शादी के हंगामों के बाद घर में खामोशियों का राज था। फारिया बेगम भी इन दिनों कुछ खोई खोई सी रहती थी। अक्सर रोहा को महसूस होता कि उस पर नजरें टकाए कुछ खोज रही हैं। उनकी तरफ देखने से गुरेज ही करती। जैन कई बार उनके सामने अपनी खुशी के लिए खड़ा हो चुका था। वो जानती थी उसकी तबीयत में लहरों से शोरीदगी नहीं है। वो गहरा और ठहरा समंदर है। वो तो कभी अपनी ज़रूरत के लिए भी उन तक नहीं आया, लेकिन रोहा एक ऐसी खुशी और ख्वाहिश थी जिसके लिए वो बार बार उन तक आता रहा। उसकी हर नज़र सवाल बन जाती थी। अब वो उसकी ख्वाहिश पूरी करके पूरी ज़िंदगी के लिए उसके आगे सुरखरू हो सकती थी। वो आज ऑफिस से आई तो उसे अपने बॉस जावेद हमदानी की तरफ से पैगाम मिला कि वो आज एक मीटिंग के लिए उसके साथ होटल ब्लू लाइट में डिनर पर जा रही है। उसने घर कॉल करके अम्मा भी को लेट आने की बाबत बताया। अम्मा भी को एतराज़ तो बहुत था, लेकिन रोहा ने उन्हें बताया कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी हूँ हाँ कहकर खामोश हो गई थी। उसने आज डार्क ब्लू कलर के सादा से लॉन के सूट में मलबूस थी।
वो जिस वक्त शावेज़ हमदानी के साथ उसकी गाड़ी में सवार हुई, उसने एक तनकीदी नज़र उसके हुलिये पर डाली लेकिन खामोश रहा। वो आज पहली बार किसी ऐसे डिनर पर जा रही थी तो थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वो लोग जिस वक्त होटल पहुंचे तो वेटर की मैयत में रिजर्व सीट पर बैठ गए थे। दूसरी पार्टी अभी तक नहीं पहुंची थी। रोहा वक्त गुजारने के लिए अपने आसपास देखने लगी थी। तभी किसी के वेलकम के लिए शावेज़ हमदानी खड़ा हुआ तो उसकी तकलीद में वो भी खड़ी हो गई थी। वो आने वाली शख्सियत को देख नहीं सकी थी क्योंकि रोहा की उसकी तरफ पूछ थी, लेकिन जिस वक्त शावेज़ हमदानी से मिलकर रोहा की सिमत मुड़ा, रोहा को लगा कि उसकी सांसें सीने में अटकने लगी हैं। सामने मौजूद शख्सियत की गुस्से से रगें तन गई थी। उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लीं, जबकि सबसे बेखबर शावेज़ हमदानी इन दोनों का तारुफ करवा रहा था। ये हैं हसन इंडस्ट्रीज़ के मालिक ज़ैन हैदर। हसन और ज़ैन हैदर, ये हैं मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रोहा कमाल। रोहा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन ज़ैन ने एक निगाह गलत ना डाली थी और डायरेक्ट मुद्दे पर आया था। और इसके साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी में नाव था। उनकी मीटिंग 1.5 घंटा जारी रही, लेकिन इस सारे वक्त में रोहा को ठंडे पसीने आ रहे थे। उसने ग्लव्स भी मुंह से ना निकाला। शावेज़ हमदानी ने रोहा को कोई फ़ाइल ज़ैन को देने के लिए कहा था। रोहा ने फ़ाइल खोलकर ज़ैन की तरफ बढ़ाई, लेकिन ज़ैन ने उसके हाथ से फ़ाइल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। रोहा ने कांपते हाथों से फ़ाइल ज़ैन के आके रखी, तब उसने एक नज़र रोहा पर डाली। मीटिंग के अख्ताम पर शावेज़ हमदानी से मुसाफा करता हुआ लंबे लंबे डग बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया। रोहा कमाल जिस वक्त घर में दाखिल हुई, रात काफ़ी बीत चुकी थी। उसका सारा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा था, जबकि टीवी चल रहा था। रोहा ने अंधेरे को गनीमत जानकर आंखें बंद करके जल्दी से अम्मा भी के कमरे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही उसके कदम रख गए थे। ये कौन सा वक्त है घर आने का? उसे मुड़कर देखा तो सामने टीवी के आगे सपाट चेहरा लिए ज़ैन हैदर बुरे जमान था। रुके कदम वहीं ज़मीन के साथ जम गए। उठकर आहिस्ता से चलता हुआ रूहा के पास पहुंचा था। रूहा की सांसें सीने में अटकने लगी। उसे वहां से भागना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो उस तक पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करते, उसका बाजू ज़ैन की गिरफ्त में था, जिसे उसने एक ज़ोरदार झटका दिया और उसके सीने से आ लगी। ज़ैन ने उसका बाजू पीछे की तरफ लेकर झटका दिया तो दर्द की शिद्दत से रोहा के आंसू निकल गए। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? अच्छा, छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कितने में मिलती है तुम्हें? 35,000। वो जल्दी से बोली। कल तुम रिज़ाइन कर रही हो। उसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। नहीं, मैं क्यों रिज़ाइन करूँगी? उसने एक और उसे झटका दिया था। अच्छा, तुम नहीं करोगी? नहीं, किसी भी सूरत नहीं। ज़ैन हैदर ने उसे उसकी गर्दन में हाथ डालकर सख्ती से एक झटका दिया और उसका चेहरा ऊंचा करते हुए उसे वार्न किया था। ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन जॉब पे रखता है। और साथ ही उसे छोड़ता हुआ तेज़ी से जीने चढ़ गया। रोहा ने एक नज़र अपनी सुर्ख होती कलाई पर डाली और बैठकर रोने लगी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने और अम्मा बी के मुश्तरका कमरे में पहुँची। अम्मा भी सुकून से सो रही थी। रोहा आहिस्तगी से वॉशरूम घुस गई। दिल की बढ़ा सांसों की सूरत निकाल कर वो वापस कमरे में आई और अम्मा बी के पास लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। रह रह कर उसे ज़ैन हैदर की आंखें याद आ रही थी कि होटल में उसे देखकर उसके चेहरे पर कैसी बेयकीनी थी। यही कुछ सोचते ना जाने रात के किस पहर उसकी आंख लग गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो अम्मा भी कमरे में नहीं थी। वो कसलमंदी से काफ़ी देर छत को तकते बेड पर ही पड़ी रही। फिर घड़ी पर वक्त देखते हुए उठ गई। आज संडे होने की वजह से वो बेफिक्र सी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर ज़ैन हैदर अंदर दाखिल हुआ। रात की निस्बत उसका मूड ठीक था। सामने का मंजर उसके लिए खासा दिलचस्प था, जहाँ खुले गले वाली ढीली ढाली शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज दोनों हाथ उठे हुए थे, जिनसे वो अपने बाल संवार रही थी। ज़ैन को सामने देखकर उसने झट से बाजू नीचे किए, जिसके नतीजे में सारे बाल उसके कंधे पर फैल गए थे। ज़ैन हैदर भूल गया था कि वो किस काम से आया था। अम्मा भी किधर है? मैं नहीं जानती, मेरी अभी आंख खुली है तो वो कमरे में नहीं है। उसे सर झुकाए जवाब दिया। ये कौन सा वक्त है उठने का? जी क्या? वो हुनक बनी उसका चेहरा देखने लगी। मुझे देर से उठने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो मैं क्या करूं? अब की बार दूबेदू जवाब आया था। करना यह है कि आज के बाद सुबह सवेरे उठना है। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, आप मेरी पाबंद हैं। आप अपने तमाम जुमलाए हकूक़ मुझे सौंप चुकी हैं। आप पर भी कुछ हकूक़ लाजिम है। आप हुक्म करें, हम बजा ना लाएँ तो कहिएगा। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा और साइड टेबल पर एक मोबाइल और नोटों की गड्डी रखकर पास पड़े सोफ़े पर से दुपट्टा उसकी गोद में फेंका था, जिसे उसने जल्दी से अपने गिर्द लपेट लिया। ये तुम्हारे लिए है, उसने साइड टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए, आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। यह कहकर वो रुका नहीं और बाहर निकल गया। रोहा ने अपना कब का रुका हुआ सांस बहाल किया और वॉशरूम में घुस गई थी। सब लोग इस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी अपनी महफिल जमाई हुई थी। रोहा अम्मा बी के पीछे फारिया बेगम की नज़रों से छुप कर बैठी थी। ज़ैन अपने मोबाइल में बिजी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल बंद करके आया तो अम्मा बी और हैदर हसन के सामने बैठ गया था। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बोलो बेटा, अम्मा भी की तरफ से ही जवाब आया था। हैदर हसन भी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे थे। अम्मा भी, मैं चाहता हूँ मेरा और रूहा का वलीमा हो जाए। छनक की आवाज़ के साथ रूहा के लबों को जाता पानी का ग्लास ज़मीन बोस हो गया था। सब उसकी तरफ देखने लगे, जबकि जैन ने अपने कहके का गला घोंटा। वो रूहा की हालत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। बेटा, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपनी माँ से पूछ लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, फारिया बेगम की तरफ से जवाब आया। तो फिर नेक काम में देर कैसी, अगले माह की कोई तारीख रख लेते हैं। उनका जवाब सुनने से पहले ही रोहा ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी थी। नहीं, अगले माह नहीं, मैं अगले संडे के लिए हॉल बुक करवा लिया है। बेटा, तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है। वो मुस्कुरा दिया। सभी उसके वलीमे का सुनकर पुरजोश हो गए थे। इतने कम वक्त का सुनकर सबको अपने अपने ड्रेसेस की फ़िक्र सताने लगी थी, जबकि अम्मा भी ने खुशी से जैन को गले लगा लिया। रात अपने पर फैलाए फिर से सारे माहौल पर काबिज होने को तैयार थी। वो करवट पर करवट बदल रही थी, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई थी। तभी अम्मा बी की छड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोहा ने कंबल मुंह पर रख लिया। वो आकर बेड की दूसरी साइड टिक गई। थोड़ी देर बाद उनकी तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। अरे पुत्र, आज सरे शाम ही क्यों लेट गई हो? उनकी आवाज़ पर उसका दिल भर गया। वो उठकर बैठ गई और डुबडुबाई आंखों से अम्मा बी को देखने लगी। अम्मा बी ने अपना चश्मा दुरुस्त किया और गौर से उसकी आंखों में देखा और हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया था। मेरी बेटी को आज क्या हुआ है? उसने नफ़ी में सिर हिलाया और ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मा बी ने उसे गले लगा लिया और ख़ुद भी रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जब दिल का गुबार चटा तो रोहा बोली, अम्मा बी, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? क्या हुआ पुत्र? अम्मा, जब जिसका दिल चाहे अपने कमरे से निकाल दे और जब जी चाहे शादी का ऐलान कर दे। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी मर्ज़ी भी तो पूछी जाए ना। तभी ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और जैन हैदर गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। जी बोलिए, आपकी मर्ज़ी क्या है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें भी मार दूंगा और ख़ुद को भी। उसकी बात पर वो दहल गई थी और अम्मा बी को बाजों को ज़ोर से पकड़ लिया था। जैन हैदर थोड़ी देर खड़ा उसे घूरता रहा और फिर लंबे लंबे डग बढ़ता कमरे से निकल गया। बेटा, उसने तुम्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा, बहुत गलत किया, लेकिन अपनी जगह पर वो भी ठीक था। माँ से किया वादा निभाया। तुम क्या चाहती हो, वो माँ को मरने देता? रोहा ने नफ़ी में सिर हिलाया था। तो बेटा, अगर माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आता तो क्या अच्छा था? फिर तो बहुत खुद गर्ज होता और मैं खुद तुम्हें कहती कि उसे छोड़ दो। जो जन्म देने वाली माँ का ना हो वो किसी और का क्या होगा? लेकिन उसने अपनी माँ का मान रखा। लेकिन फिर तुम्हारे लिए माँ के आगे डट भी गया। आखिर उसने माँ को मना लिया और तुम्हें वो पूरी इज्जत व एहतराम से लेकर जाना चाहता है। वो एक मजबूत साहिबान है तुम्हारे लिए। अभी से नहीं, जब से तुम इस घर में आई थी तब से। वो तुम्हारी माँ का बहुत लाडला था, हर वक्त उसके साथ होता था। हम उसे कहते थे कि जब तुम्हारी दरिया फूफू की शादी हो जाएगी फिर क्या करोगे? हम उसे कहते थे कि दरिया, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर क्या करोगी? तो कहती थी, अम्मा, मैं अपनी बेटी की शादी जैन से करूँगी और जैन को घर दामाद बना लूँगी। और वो बहुत खुश होता था उसकी बात पर कि वो फिर से हमेशा उसके साथ रहेगा। जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में हैदर के साथ जैन भी गया था। और जानती हो तुम्हारी माँ ने उससे क्या कहा था? रोहा ने नफ़ी में सर हिलाया। उसने जैन से वादा लिया था कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। जब दरिया का जनाजा लाया गया तो वो बहुत रोया, लेकिन जब फारिया तुम्हें उठाकर लाई तो उसने झट से माँ से तुम्हें ले लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। फिर वो हर वक्त साई की तरह तुम्हारे साथ रहता था। जब हैदर ने उसे ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेजा तो उसने बहुत एहतजाज किया कि वो नहीं जाएगा क्योंकि तुम अकेली हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। लेकिन जब वो पाकिस्तान आया तो वो समझदार हो गया था। वो जानता था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब वो तुम्हारा वैसे ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन वो हमेशा से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता था। तुम्हें याद होगा ना कैसे वो तुम्हारी यूनी की फ़ीस बगैर कुछ कहे बताए जमा करवा देता था। घर में सब समझते थे कि तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारे दूसरे अखराजात का तुम्हारे नाना की पेंशन से पूरे करती हूँ, लेकिन असल में ये अखराजात जैन का सरदर्द था। मुझे तो कभी पता ही नहीं होता था कि तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारी फ़ीस, तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस, किसी भी चीज़ का। और वो जो हर महीने मुझे पैसे देता है वो तुम्हारे लिए ही देता है। अगर उसकी माँ मान जाती तो वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाता, मतलब ऐसे तुमसे निकाह ना करता। लेकिन फिर भी एक बात बताऊँ, वो मुझसे इजाज़त लेकर गया था। और हाँ, हैदर से भी। हैदर ने फारिया की ज़िद देख कर ही उसे इजाज़त दी थी। अब जो भी तुम फैसला करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का दिल ना तोड़ना। अपनी बात मुकम्मल करके वो चली गई थी और रोहा सोचने लगी कि उसे ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया। उसे तो ये सोच कर ही खुशी हो रही थी कि जिसे उसने लड़कपन से चाहा वो तो बहुत पहले ही उसके मुकद्दर में लिख दिया गया था, शायद उसके पैदा होने से भी पहले। और आज पहली बार वो बहुत सुकून से सो गई थी, गहरी मीठी नींद। सुबह नमाज के वक्त उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से बिस्तर से निकल गई। उसने रब का शुक्र अदा करना था, इतना अच्छा और मोहब्बत करने वाला शख्स उसको नसीब बनने वाला था। दूसरी तरफ जैन सारी रात करवट पर करवट बदलता रहा था। रोहा की बातें सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। नींद आज उससे कोसों दूर थी।
वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस आ गया। अपनी सीट संभालते ही उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उसे कहा कि हमदानी इंडस्ट्रीज़ को पैगाम भिजवा दो कि अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारी कुछ शराइत हैं और हमारी पहली शर्त आज ही पूरी होनी चाहिए। अपने सेक्रेटरी के जाने के बाद उसने सुकून से सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। रोहा आज वक्त पर ऑफिस आ गई थी, लेकिन अभी उसने अपनी सीट संभाली ही थी कि उसके बॉस का पैगाम आ गया। रोहा शावेज़ हमदानी के ऑफिस में दाखिल हुई तो थोड़ी देर फॉर्मल गुफ्तगू करने के बाद उसने रोहा को ये खबर सुनाई कि वो उसके काम से मुतमिन नहीं है, सो उसे आइंदा वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। रोहा बेदिली से उठकर चल दी, लेकिन दरवाजे तक पहुँचकर उसे जैन की बात याद आई थी। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। इनफैक्ट जिसके कहने पर आपको निकाला जा रहा है उनका कहना है कि आप ज़रूर जानना चाहेंगी कि वो कौन है। तो मैम रोहा, आपको जैन हैदर के कहने पर इस जॉब से निकाला जा रहा है। रोहा को यही उम्मीद थी, वो यही नाम सुनना चाहती थी, लेकिन हकीकतन उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसके होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। वो कमरे में दाखिल हुई और सामने पड़े सोफ़े पर दराज हो गई। अम्मा भी ने ऐनक दुरुस्त करते हुए उसे देखा। रोहा, जल्द ही लौट आई हो? वो सीधी होकर बैठ गई। जी आ गई हूँ, और इसकी वजह आपका लाडला पोता है जिसने मुझे जॉब से निकलवा दिया है। अम्मा भी मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। चलो अच्छा ही किया उसने, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी की? मेरा पोता माशाल्लाह से लाखों कमाता है। अम्मा भी से बहस करना फजूल था। उसे अपना बैग उठाया और अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। बैग अलमारी में रखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। आज सब लोगों ने अम्मा भी के कमरे में महफिल जमाई हुई थी। हैदर हसन बहुत खुश थे। आज बहुत अरसे के बाद फारिया भी सबके साथ बैठी थी और अब रोहा को अपने पास बिठाए बहुत खुशदिली से सबसे बात कर रही थी और हर बात का जवाब देते हुए तायद के लिए रोहा की तरफ देखती और वो फरमाबरदार बहू की तरह उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रात गए महफिल अपने अख्ताम को पहुंची और सबके जाने के बाद रोहा किचन में अम्मा भी के लिए पानी लेने आई तो किचन में खटपट की आवाज़ें आ रही थी। उसने झाँक कर देखा तो जैन हैदर कप फोल्ड किए चूल्हा जलाए अपने लिए खाना गर्म कर रहा था। वो सोच में पड़ गई कि जाए या फिर यहीं से मुड़ जाए। तभी जैन की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ अंदर। रोहा हैरान हुई कि कैसे पता चला मैं हूँ। जैन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और दोनों बाजू सीने पर बांधकर बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। ये एक राज है जो बीवियों को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बीवी कहने पर वो सटपटा गई थी। आप क्या कर रहे हैं? वो बात बदलने के लिए बोली, मैं तुम्हारे करने के काम खुद कर रहा हूँ। वो जितना इस टॉपिक से बचना चाह रही थी वो इतना ही घुमा फिरा कर बात वहीं ले आता। आप हटे, मैं कर देती हूँ। नहीं यार, संडे तक रुक जाओ, तब तक तुम दुल्हन जो हो उसके बाद पक्की है तुम्हारी ही ड्यूटी है। रोहा को ढेर सारी शर्म ने आ गिरा। उसे पलकें उठाना मुश्किल हो गई थी। जैन ने बहुत दिलचस्पी से उसके बदलते रंग देखे और खाना लेकर डाइनिंग पर बैठ गया था। साथ उसे दावत देना नहीं बोला। वो आज बात बे बात उसे हैरान कर रहा था। तुम्हें मुझसे ये भी तो शिकायत है ना कि तुम मुझे जब खाना बना कर देती हो मैं तुम्हें पूछता ही नहीं हूँ। और रोहा का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अम्मा भी के पास पहुँचे जो उसकी सारी बातें उसको बताती रही हैं। और हाँ, मैं खड़ूस भी बहुत हूँ, और हाँ, खुद को कहीं का शहज़ादा समझता हूँ। उसकी बातों पर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने जल्दी से पानी की बोतल ली और वहाँ से जाने ही में ही आफियत जानी थी। सुनो, वो दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन रुक गई थी। मैं तुम्हें संडे नाइट को बताऊंगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो वहाँ से भाग गई थी। कमरे में पहुँचकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। फारिया ममानी रोहा को ढूंढती पहले सेहन तक आई जहाँ वो आज माली से मिलकर पौधों की काट छाट कर रही थी। फारिया ममानी के बुलाने पर जल्दी से हाथ झाड़ते हुए इन तक पहुँची। जी ममानी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ये कहने आई थी कि बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम जाओ जल्दी से वलीमे का सूट भी ले आओ और पॉलर से मेहंदी भी लगवा आओ। जी। वो मोहतम सी सर हिलाती वहाँ से चली गई थी और फारिया मामी वहीं पर पड़ी कुर्सियों पर धूप सेकने के लिए बैठ गई थी। कभी कभी जब हम फ़ैसला नहीं कर सकते तो अल्लाह कोई वसीला बना देता है, हमारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें रोमा से बहुत प्यार था। एक तो एक ही भाई था और उसकी इकलौती बेटी। जैन को रोहा से कोई भी रिश्ता ना रखने का वादा लेकर वो भाई के घर गई और उन्हें यकीन दिलाया कि जैन रोमा से ही शादी करेगा। वो काफ़ी देर वहाँ रही, लेकिन इस दौरान रोमा उन्हें नहीं दिखाई दी। भाई से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपने किसी दोस्त के घर गई हुई है। वो वज़ू करके इरादे से उठी और उनके भाई के घर उनके लिए मुख्तिस किए गए कमरे में गई थी। वो नमाज़ पढ़ रही थी, तभी उन्हें साथ वाले कमरे से रोमा की आवाज़ आई जो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। गैर इरादी तौर पर उसकी बातें सुनने लगी। अरे कौन? वो मेरा कज़न जैन। सही कह रही हो, बहुत हैंडसम है, लेकिन वहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। मैं उससे मोहब्बत का इकरार किया तो कहता है वो तो बहुत पहले ही किसी और का हो चुका है। जितना वो डैशिंग और हैंडसम है, मैंने सोचा लड़की भी कोई ऐसी होगी, लेकिन लड़की कौन निकली? वो बहन जी, उसकी यतीम कज़न रोहा कमाल। तुम्हें पता है ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी पर रश्क भी आया और हसद भी हुआ। क्या है वो लड़की? और देखो जैन जैसा शख्स उससे मोहब्बत करता है।
तुम्हें पता है मैंने अपने दोस्त जावेद हमदानी के ऑफिस में उसको जॉब भी दिलवाई और मैंने उसे समझा दिया था कि वो इस लड़की को जैन की नज़रों में घिरा दे तो मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन उस बेवकूफ़ के कुछ करने से पहले ही वो जैन की नज़रों में आ गई और जैन ने जावेद हमदानी से कोई डील फाइनल की और शर्त रखी कि वो रोहा को जॉब से फारिग कर दे। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी लेकिन फारिहा बेगम में सुनने की सकत नहीं थी। जो लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है ये ना जाने हमारे साथ बाद में क्या करती, लेकिन उससे कोई गिला नहीं था क्योंकि वो तो नासमझ थी जो ऐसा कर रही थी। लेकिन वो खुद एहतसाबी के अमल में गिर गई थी। वो खुद क्या करने चली थी, अपने बेटे की खुशियों का गला घोंटने चली थी। वो तो रोमा की शुक्रगुजार थी जिसकी वजह से उनकी आंखों पर बंदी पट्टी खुल गई थी। वलीमा एक शानदार होटल में मुनक्किद किया गया जिसमें शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। खुद जैन के घर वाले भी हैरान थे, इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया था। वो ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस था जबकि रोहा ग्रे कलर की काम वाली मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटेशन की महारत ने उसके हुस्न को दो आतशा कर दिया था। जैन सब मेहमानों में मसरूफ़ था क्योंकि वह एक बिजनेस टाइकॉन था और उसने अपने जैसे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदऊ किया था। सबके साथ मसरूफियत में भी उसकी नसें स्टेज पर बैठी रोहा की तरफ जब उठती तो पलटना भूल जाती। फंक्शन के अख्ताम पर रोहा को लाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। वो सर झुकाए मासी में खोई हुई थी। होश तो तब आया जब दरवाज़ा खोलकर जैन फ्रंट सीट पर बैठा। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो घर वाले सारे जा चुके थे। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। खौफजदा तो मुझे होना चाहिए रात के 3 बजे इतनी खौफनाक शक्ल देखकर। अब जाकर सोऊंगा तो भी डरावने ख्वाब आएंगे। उसने उसके मेकअप लिए चेहरे को निशाना बनाया था। वो आंसू रोकने की कोशिश में निचला लब कुचलने लगी थी और एक हरकत करते हुए वो जैन हैदर का मूड गारत कर गई थी और मज़ीद कुछ भी कहे बगैर उसे अपने फार्म हाउस ले आया। बड़े से गैराज में गाड़ी रोककर उसने मुलाजमा को उसे कमरे में पहुंचाने को कहा और साथ ही उसके मोबाइल में कॉल आने लगी थी। स्क्रीन पर नज़र आते नंबर को देखकर वो रोहा से पहले ही कमरे में चला गया था और कमरे के टेरेस की तरफ खुलती ग्लास डोर खोलकर टेरेस पर चलाया और कॉल रिसीव करके कानों से लगाई थी। हेलो जैन हैदर, मैं जावेद हमदानी बात कर रहा हूँ। जैन हैदर, मैं तुम पर केस करूँगा। तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और तुम मुझसे नहीं फिर सकते। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। मेरी तरफ से शौक़ से जाओ कोर्ट, लेकिन इससे पहले वो कागजात किसी वकील से चेक करवा लेना, वरना ये ना हो कि मैं तुम पर गलत केस करने पर हर जाने का दावा कर दूँ। वैसे भी मेरे बारे में एक बात याद रखना, मैं अपनी इज्जत पर गलत नज़र डालने वालों को माफ़ नहीं करता। रोहा कमरे में दाखिल हुई तो गुलाब के फूलों की खुशबू जैसे उसमें रच बस गई थी। हर तरफ सफ़ेद गुलाब के फूल और पत्तियां थीं। तभी जैन ग्लास डोर धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। रोहा की घबराहट सी होने लगी थी। वो दिलकशी से मतानत चाल चलता हुआ उसके करीब आया और उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया था। पूछो कि नहीं कि हर तरफ सुर्ख गुलाब की जगह सफ़ेद गुलाब क्यों है? रोहा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। कहते हैं सफ़ेद गुलाब इंतज़ार की लामत है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, इसलिए आज ये फूल मेरे इंतज़ार के एक पल के गवाह हैं। जैन ने उसके दाएं हाथ को अपने हाथ में थामा और फिर आहिस्तगी से हाथ उसकी हाथ की पुश्त पर रखकर अपनी मोहब्बत की महर सबत की। वो छनक गई तो गहरी मुस्कुराहट ने उसके लबों का हाथा किया। एकदम चारसू ज़िंदगी मुस्कुरा उठी थी। वो तो ना जाने कब से एक अनदेखी डोर में बंधे थे। उनका मिलाप तो अज़ल से लिख दिया गया था। तभी तो जैन के दिल में रोहा और रोहा के दिल में जैन बगैर कुछ कहे सुने उनके दिल के नेहा खानों में न जाने कब से मौजूद था। दी एंड। जी, तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का नावल आप लोगों को कैसा लगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ज़रूर बताइएगा कि कौन सा करैक्टर अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, कौन सा सीन अच्छा लगा। आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो हमारे नावल का नेम था बंधे एक डोर से बाय ज़रिश नूर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। तो चले हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले समीना खातून ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच समीना। शाजिया कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम सिस, मैं भी रोई आशी के मरने पर। कभी कभी हम स्टोरीज़ में इतना डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है कि सब हमारे सामने हो रहा है। और आशी और आकांक्षा दोनों करैक्टर बहुत ज़बरदस्त थे। बस हनान का शराब वगैरह पीना अच्छा नहीं लगा और आशी के साथ इतनी सच्ची मोहब्बत दिखाई गई थी। तो आशी के बाद हनान को अल्लाह की तरफ मुड़ता हुआ दिखा देते तो स्टोरी और भी ज़बरदस्त हो जाती, ऐसे मुझे लगता है। और जिन स्टोरीज़ में इस्लामिक टच होता है वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
ज़बर स्टोरी। और रिस्पांस ना देने वालों के लिए प्लीज़ प्लीज़ रिस्पांस दिया करें। इतनी अच्छी स्टोरीज़ लाती हैं तो प्लीज़ रिस्पांस दिया करें, वरना हमें भी नहीं मिलेंगी अच्छी स्टोरीज़। यार मेन चीज़ पता क्या है, रिस्पांस की भी बात नहीं थी। अगर चैनल डेड ना होता तो मैं कभी भी आप लोगों से रिस्पांस की भी डिमांड ना करती। अब आप लोग खुद देखें कि एक शख्स जो 2-2.5 साल से मेहनत कर रहा है और अपने चैनल की रीच बरकरार रखे हुए है, वो अचानक गिरने लग जाए तो दुख तो होता है ना अपनी मेहनत को ख़राब होते हुए देखते। तो फिर बस मैं ये चाहती हूँ कि चैनल की जो रीच है वो ख़राब ना हो, बस आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस देते रहें तो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सिर्फ थोड़ी सी तो डिमांड है मेरी। बाकी थैंक यू वेरी मच शाज़िया, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मजहर कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल आप भी, थैंक यू वेरी मच मजहर। चौधरी जट कह रहे हैं बहुत मज़ा आया इस नावल का, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। मोहिद ख़ान कह रहे हैं बकवास आकांक्षा। क्यों भाई बकवास क्यों है, आकांक्षा का करैक्टर अच्छा था। मोहम्मद तोफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप। नावल बहुत बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर। इम्तियाज़ कह रहे हैं थैंक यू, ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, कहानी बहुत अच्छी थी। तानिया ताहिर और अरीशा के नावल बहुत अच्छे होते हैं और इनके नावल्स की स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि माइंड में बैठ जाती है। पहले ना आप ही नावल की फ़र्स्ट एपिसोड देखकर लगा था कि ये किसी अच्छी राइटर का होगा। एंड प्लीज़ ऑलवेज़ बी हैप्पी, आप खुश तो हम खुश, और आप लोग मुझे खुश किया करें ना फिर अच्छा रिस्पांस है। कि जब आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं देते, अब आप लोग खुद देखें कि ये जो लास्ट मैंने नावल एंड किया है तो पुछना हाल फ़कीरां दा, इसमें तकरीबन 1.25 घंटे की एपिसोड तो आप लोगों को नॉर्मल मिलती रही है। लेकिन इसके बावजूद जब 1.5 1.6 यहाँ तक रिव्यू रिस्पांस आए तो फिर इंसान को दुख तो होता है ना। एंड मैं कल कमेंट नहीं किया था, इसलिए आज जल्दी कमेंट कर रहा हूँ। टेक आप हैप्पी हो जाएं। थैंक यू वेरी मच डियर, मुझे खुशी हुई कि आपने जल्दी रिस्पांस दे दिया एंड थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा नावल, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मास्टर कल कमेंट नहीं किया लेकिन मैं एपिसोड पूरा रीड किया था, कसम से आप यकीन करें कंप्लीट नावल बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कम था, इतना लॉन्ग नहीं था नावल। हनान का कपल दोनों गर्ल्स के साथ बहुत अच्छा लगा एंड आप भी प्लीज़ बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह, आप तसल्ली रखा करें, सब अच्छा होगा। और प्लीज़ प्लीज़ एपिसोड वाइज नावल लाना मत बंद कीजिएगा। ये बात तो आप लोग जानते हैं, इसी वजह से तो आप लोग रिस्पांस नहीं देते कि मैं आप लोगों की बात टालती नहीं हूँ। लेकिन आप लोग भी तो फिर मुझे थोड़ा सा किया करें ना, मोटिवेट किया करें, मुझे रिस्पांस दिया करें ताकि मैं भी खुशी खुशी कोई नावल लेकर आऊँ। जब आप लोग आगे से रिस्पांस नहीं देते तो फिर मेरे लिए यही होता है कि मैं डर जाती हूँ कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एपिसोड वाइज जो नावल होता है वो कम से कम 7-8 दिन ले जाता है, ठीक है। और 7-8 दिन जब उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो सारा काम तो ख़राब हो जाएगा। तो मुझे हर तरह से सोचना पड़ता है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देना शुरू हो जाएं तो मैं बगैर सोचे, बगैर किसी गैप के लेकर आऊँ आप लोग की पसंद की स्टोरीज़। बस आप लोग रिस्पॉन्स तो दिया करें ना। नावल का नेम है तो पुछना हाल फ़कीरां दा बाय अरीज शाह। समीना कह रही है इसमें तो फर्स्ट एपिसोड ही धमाल मचा दिया है, स्टोरी में सॉरी मैं एब्सेंट थी। चलें कोई बात नहीं, अब आपका भांजा कैसा है और मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच समीना। ज़ैनब सगीर कह रही हैं गुड, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर, अगेन इन्होंने लाइक किया, थैंक यू। सुफियान अहमद कह रहे हैं लो जी हर दुल्हन के साथ लड़ाई हो गई, वो भी शादी के फ़ौरन बाद। सीधा ही डार्लिंग, हद है यार, है ना। ये चीज़ मुझे भी अजीब लगी थी हनान की अचानक ही काया पलट पे। वैसे हनान कैसी किस्मत लेकर आया था इसकी, किसी भी दुल्हन ने इसका नेम नहीं सुना निकाह के वक्त। बात तो सच है लेकिन बात तो रसवाई की बात वैसे मैंने भी नोट नहीं की, हालांकि ये बात नोटेबल थी कि ना तो आशी ने सुना था और ना आकांक्षा ने सुना था। लड़का 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 क्या यार, हनान का नेम ही ले लो सीधा, ये तो पक्का बताए कि हनान ही है। आप एक्सपर्ट हैं, मैंने मान लिया ये बात। ये जो जहला ये क्या होता है ना, अक्सर घर ही होता है ऐसा मुझे लगता है, बाकी सबका नज़रिया अपना होता है। क्या घर ही होता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जैसी औरतें हर जगह ही होती हैं शायद, जल्दी पर तेल फेंकने वाली। वैसे ये शादीशुदा लड़का हनान है ना, बिल्कुल वही है, ताई जैसी औरतें आप कह रही हैं। देन वाओ क्या वर्डिंग इस्तेमाल किया ये राइटर ने, आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत ही अच्छा अंदाज़ इख्तियार किया है हमारे मुआशरे की हकीकत को दिखाने के लिए। कहाँ से आती है ऐसी सांसें, आ ही जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आती हैं। अल्लाह दे ऐसी सांस सबको। हाय
मेरा होने वाला वो तो शर्मा गया। बिल्कुल ये सीन्स बहुत मज़े के थे। बाकी थैंक यू वेरी मच सुफियान अहमद, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आसिया असगर कह रही हैं, आशी की सानिया से मरी में मिलना और उसके बाप के हाथों आशी की मौत, बहुत दुख हुआ सच में। आंखें नम हो गईं जब आशी कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तो दिल कट जाता था। हनान और आशी की मोहब्बत बहुत ही कमाल की थी, बट किसी के जाने से ज़िंदगी तो रुक नहीं जाती। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है नाइस स्टोरी। ऐसी ही एपिसोड वाइज स्टोरीज़ दें। थैंक यू वेरी मच आयशा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ज़िंदगी किसी के जाने से रुक नहीं जाती, और यही तो ज़िंदगी की हकीकत है कि एक शख्स जिसके बगैर हम रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसी के बगैर हम पूरी ज़िंदगी भी गुजार देते हैं। तो ज़िंदगी ऐसे भी मोड़ ले आती है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच। फाइनली पास्ट ख़त्म हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आयशा मेहर कह रही है, आपकी बहुत अच्छा नावल था, अमेजिंग था, लव दिस नावल एंड थैंक यू, आपने हमें इतना अच्छा नावल दिया, थैंक्स आपी। जी पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार ऐसा होता है, जब कोई नावल ज़्यादा अच्छा लगता है तो वेट नहीं होता, और जब एपिसोड अपलोड हो तब बहुत कुछ याद आ जाता है। बस ये जुल्म है हमारे साथ, और वो भी इंतहा का जुल्म है। बाकी थैंक यू वेरी मच आयशा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मोहम्मद अली ब्लॉग कह रहे हैं, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच। शनाया मलिक कह रही हैं, हमें कल वाला थोड़ा सा वैसे ही लगा, लेकिन आज का अच्छा लगा। आकांक्षा भी अच्छी थी और आशी भी बहुत प्यारी थी, लेकिन एंडिंग और भी लंबी होती तो उनके नोक झोंक मज़ा आता। बिल्कुल, आकांक्षा और हनान का अगर कपल बन ही गया था तो आई थिंक सो उनके थोड़े सीन्स होने चाहिए थे, बिकॉज सारा नावल तकरीबन आशी और हनान की स्टोरी में ही गुजरा है। बाकी थैंक यू वेरी मच शनाया मलिक। देन गौसिया ख़ान कह रही है, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। अगेन शाइना मलिक कह रही है, नाइस, थैंक यू वेरी मच डियर। सुभान मलिक कह रहे हैं, ज़बरदस्त, प्लीज़ आप भी उस नावल का सीज़न 3 कब आएगा, जब हम फिर से कपल्स को भूल जाएंगे, प्लीज़ दे दें। आप बेफिक्र रहें, जब मैं तीसरा जो सीज़न है स्टार्ट करूँगी, मैं आपको प्रॉपर उस सीज़न के स्टार्ट होने से पहले सारी कहानी याद करवाऊँगी, फिर सीज़न 3 स्टार्ट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि वो एक लॉन्ग नावल है और अभी तक चैनल की रीच बहुत बुरी जा रही है, चैनल बिल्कुल डेड हो रहा है, तो अभी मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन इंशाल्लाह उसे जल्द रीड करूँगी, एक दफ़ा चैनल अपनी डगर पे आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच डियर। देन शविता कह रही हैं, दिल रो रहा है मेरा। रीच मैम ऐसा क्यों करती हैं, पहले वो इतना शिद्दत मोहब्बत दिखाती हैं, फिर एक को मार देती हैं, ऐसा नहीं होना था, आशी को नहीं मारना था। ठीक है, कांशा का करैक्टर भी बहुत अच्छा था, पर उसे मूव ऑन करा देती या कोई और हीरो आ जाता, लेकिन आशी को मारना नहीं था। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे, कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल, रीच के नॉवेल्स में ना, अभी जो रीच नॉवेल्स लिख रही है उनमें ज़्यादातर हैप्पी एंडिंग हो रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन इसके जो पिछले नॉवेल्स हैं ना, कुछ उनमें वाकई बहुत दिल दुखाने वाले सीन्स हैं, जैसे इसमें था तू पुछना हाल फ़कीरां दा। फिर उसके बाद इसने जो भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा एक सीज़न 2 इंतहाई इश्क लिखा है, उसने मुकद्दम को मार दिया है, अच्छी तरह बेड़ा गर्क किया। अब तो उससे खैर दस्तबरदार हो गई है। और उसके बाद एक और नावल था इसका, सांसों में, पता नहीं कुछ इस तरह का नावल, जिसमें हुरब होती है लड़की, तो उसमें भी वो जिसके पास वो लड़का जाके रहता है ना, मुझे नेम्स ही भूल गए, नावल का नेम भी और करेक्टर्स का भी, तो वो लड़की प्रॉपर उसका साथ देती है, लेकिन एंड पे आके वो विलन निकल आती है, तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाकी ओवरऑल रीच के नॉवेल्स अच्छे होते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच शविता, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन शाहजेब कह रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन बहराम के साथ बुरा हुआ था। बिल्कुल बहुत बुरा हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं। थैंक यू वेरी मच डियर। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही है, ऑसम नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच शहनाज अफ़ीफ़। रबिया इरफान कह रही है, नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच रबिया। सहर कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, अच्छा लगा ये नावल। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच डियर, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शहरीन शहज़ादी कह रही है, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। ज़ैनब सगीर कह रही है, नाइस, थैंक यू ज़ैनब। मलजा शाहिद कह रही है, कमाल स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच मलजा। आमना फ़हीम कह रही है, जी राइटर प्लेलिस्ट बना दें, प्लेलिस्ट बन चुकी है डियर, ऑन गोइंग के नाम से आप देखें, आपको मिल जाएंगी। आमना फ़हीम कह रही हैं, थैंक्स फॉर एपिसोड, थैंक यू वेरी मच डियर। जुनैरा कह रही है, प्लेलिस्ट बना दें, प्लेलिस्ट बन चुकी है सुनहरा, ऑन गोइंग के नाम से है, आप देखिए आपको मिल जाएगी। हारिस खान कह रहे, शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। आयशा को कमेंट नहीं था है ना आज, या था, नहीं था कि था, मैं क्यों इतनी जल्दी भूल जाती हूँ, मुझे ना, मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ, वो सारी बातें भी कर लेती हूँ, बाद में मेरे जहन से निकल जाता है कि वो कमेंट था या नहीं था।
तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज की स्टोरी एंजॉय करें, अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।